चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जिसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, लेकर के आप लोगों के लिए आ गया हूं एक और धमाकेदार 12वीं का लेक्चर अपने इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर वो वाले बच्चे भी जो रिवीजन करना चाह रहे हैं मेरे लेक्चर से, उनके लिए मैं यहां पर लगातार लेक्चर डाल रहा हूं और आगे भी डालता जाऊंगा। बहुत जल्दी ही आप लोग का सिलेबस जो है रफ्तार तो पकड़ ही चुका है, फिनिश भी कर देंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल भी लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। वैसे क्लास के बीच में भी आपको लेक्चर में जगह जगह पर न्यूमेरिकल मिलेंगे, जगह जगह पर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खूब सारे लेकर के आता हूं हमेशा की तरह। सारी की सारी डेरिवेशंस जो क्लास 12वीं की है मैं ट्राई करता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने हाथ से लिखने की, ठीक है ना। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना भाई, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जा करके जुड़ जाइए। आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको वहां पर मिलेंगे, नोट्स वहां पर मिलेंगे, कुछ और भी अपडेट्स अगर मेरी लाइफ में होते हैं वो भी आप लोग वहां पर देख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। आओ शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका कॉन्सेप्ट आता कहां से है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी जाती है मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा, ठीक है। और फील्ड का मतलब होता है दायरा, यानी कि दायरे में जितने भी लोग आएंगे सब पर क्या लगने वाली है, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है जैसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, तो जो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट होता है जिसमें कि वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे मटेरियल्स को, उसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर इट इज नाउ नोन दैट ऑल मैग्नेटिक फिनोमिना रिजल्ट फ्रॉम फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि भाई चलता चार्ज भी मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। और यह बात कहां से पता चली? यह बात पता चली सबसे पहले ऑयस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से। ऑयस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर जब बैटरी खुली हुई थी, मतलब जब ओपन स्विच था, जब कोई करंट नहीं चल रहा था, तो मैग्नेटिक कंपास जो थी वो बिल्कुल सीधी थी, उसमें कोई कहीं पर डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही करंट चालू किया, क्लोज किया स्विच को और करंट चालू हो गया, तो आप देखो यहां पर सुई जो है वो टिल्ट हो गई। आप देख सकते हो सुई पहले सीधी थी, सुई यहां पे टिल्ट हो गई। टिल्ट हो गई का मतलब किसी ना किसी एंगल पर डेविएट हो गई, और अगर एंगल पर डेविएशन आ गया है तो जरूर कुछ ना कुछ तो पंगा है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास का करंट से क्या लेना देना। भाई मैग्नेटिक कंपास क्यों हिली? क्योंकि करंट के पास मैग्नेटिज्म भी होता है। जब करंट चलता है तो मैग्नेटिज्म भी क्रिएट करता है। और ये बातें हम लोगों ने वैसे चैप्टर 1 में भी सीखी थी, चैप्टर 1 में भी सुनी थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि भाई जब चार्ज रुका हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और वो ऑसिलेट करती हुई ईएम वेव्स भी बनाती है, ईएम वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट भी करता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी सुनी पढ़ी हुई है ना, उसी पर बेस्ड हमारा ये चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट ने सीधी सीधी बात अपने को ये बताई कि भाई जो डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना, जो डिफ्लेक्शन है नीडल की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमको थीटा चाहिए ज्यादा तो हमें करंट करना पड़ेगा ज्यादा। बात समझो, बात समझो, हमने करंट बढ़ाया, थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना जितना करंट बढ़ाते जाएंगे उतना उतना एंगल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ हम जितना जितना कंपास को दूर ले जाते जाएंगे उसकी डिफ्लेक्शन कम भी होती जाएगी। यानी ये जो थीटा है ये प्रोपोर्शनल टू करंट तो है ही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी कहलाता है। यानी जितना दूर लेके जाएंगे हम कंपास को उतना उतना फील्ड कम होती जाएगी, सुई की डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं आपको यह समझाऊं कि ये अगर एक वायर है जिसमें क्या चल रहा? करंट चल रहा, उसके बिल्कुल नजदीक रखा हुआ होगा अगर कंपास तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन और थोड़ा, देख रहे हो आप एंगल जो है वो क्या होता जा रहा है? छोटा 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 होता जा रहा है। यहां देखो एंगल, यहां देखो एंगल, यहां देखो एंगल, फर्क देख रहे हो एंगल का? तो एंगल में फर्क है, ठीक है ना। और जितना दूर लेके जाओगे उतना उतना एंगल क्या होगा? ये कम होता जाएगा। होपफुली आप बात को समझ पाओगे कि कैसे यहां पर थीटा जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। आओ भाई फिर सबसे पहले लॉ पर चलते हैं। द फर्स्ट लॉ हियर इज कॉल्ड बायट-सवेट लॉ, जिसको शॉर्ट में बीएसएल भी कहते हैं।
BSL, ये BSL क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान से देखना, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लो, ठीक है ना, जिसका नाम आप रख दो आइडियल, है ना। वैसे तो आई करंट पूरे में ही होगा, सब जगह आई करंट होगा, है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर लेंथ को, डीएल लेंथ को आप करंट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बुलाओगे, इसको आप करंट एलिमेंट बोलते हो, ठीक है। नाम रखा हुआ, वेक्टर क्वांटिटी बनानी थी करंट को, इसलिए करंट एलिमेंट ले लिया गया, एक छोटी सी लेंथ भी ले ली गई साथ में, ठीक है ना। अब ये कितने थीटा पर अलाइंड है और वहां पर आप कितनी फील्ड देखना चाह रहे हो, कितने डिस्टेंस पर, ये सारी चीजें वेरी करेंगी और इस P पॉइंट पर आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना पाओगे। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड B जो बनेगी बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए, वो dV बनेगी, है ना भाई। छोटा सा एलिमेंट अगर आइडियल है तो वो यहां पर फील्ड कितनी बनाएगा, छोटी सी ही बनाएगा, तो dB फील्ड बनेगी, और कहां बन रही है, P पॉइंट पर बन रही है। तो असल में क्या होता है, ये बराबर होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है बेटा, आप देख सकते हो कौन किसके कहां प्रोपोर्शनल है, कौन किसके कहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि dB जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ का भी एक फैक्टर यहां पर आया हुआ है, एंगल का भी फैक्टर यहां पर आया हुआ है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी देखने को मिल रहा है। और म्यू नॉट को आप समझते ही हो, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। जब यहां रखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कट भी जाता है, ठीक है ना। चलिए, इतनी तो बातें थी बायट-सैविट लॉ के बारे में। एज सच कोई क्या बोलते हैं, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि आप डायरेक्शन जरूर निकाल सकते हो, है ना। तो मैं एक बार इसको वेक्टोरियली लिख देता हूं, पहले इसको वेक्टोरियली लिख दूं मैं, तो ये वेक्टोरियली ऐसे लिखा जाता है, आई dl क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, और यहां पर क्या है, यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई है। ये वेक्टोरियल लिखा गया बेटा, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ BSL है। ये क्या कह रही है, मैं आपको समझाता हूं। ये कह रही है डीएल की तरफ उंगलियां खोलो, आर की तरफ बंद कर दो। कोबरा रूल लगाते हैं, याद करो, कोबरा रूल बहुत जगह लगेगा, बहुत जगह लगेगा भाई। कोबरा रूल लगाना है आपने, अपने हाथ को बनाना है कोबरा। बनाओ मेरे साथ साथ, बनाओ भाई RDX का कोबरा रूल। क्या करना है आपने, उंगलियां ऐसे घुमानी है, किस तरफ रखना है, डीएल की तरफ खोलनी है, आर की तरफ बंद कर देनी है। मुझे बताओ डीएल कहां है, सर डीएल ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है तो डीएल ऊपर की तरफ उंगलियां खोली हमने, ठीक है। आर कहां है, सर वो रहा आर, ध्यान से देखना, डीएल इधर, आर इधर, हाँ जी, फिर से सीखो, डीएल इधर, आर इधर, हाँ सर आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर कर दो। अंगूठा कहां जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी यहां पर जो फील्ड बनेगी वो अंदर की तरफ बनेगी, क्रॉस में, समझ गए ना। तो वायर के राइट साइड में जब भी फील्ड आएगी आप देखना क्रॉस में ही आएगी, ठीक है। तो कोबरा रूल लगा करके आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेनी है, ठीक है ना। यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इधर से आ जाएगा, ठीक है। इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहां से आ जाएगा, लेकिन वेक्टोरियली डायरेक्शन उसकी क्या होगी, वो यहां से निकल के आती है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर आती है भाई एक छोटा सा टॉपिक है, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और C के बीच में रिश्ता क्या होता है, ठीक है ना भाई। तो C होता है बेटा लाइट की स्पीड, ठीक है, और ये होती है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। और दोनों की वैल्यूज आपको पता ही है क्या होती हैं, है ना भाई। क्या क्या वैल्यूज है जरा बता दो एक बार। तो म्यू नॉट की वैल्यू है सर 4 पाई, अभी देखी थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आप एक काम करो, आप दोनों को यहां पे रख के देखो और अंडर रूट कर दो, यहां दोनों की वैल्यू डालो और अंडर रूट कर दो, आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती ही है। हाँ या ना बोल दो, है ना, लाइट की स्पीड वैक्यूम में ऐसे ही निकल करके आती है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे भाई मीडियम में बताओ, है ना भाई, मीडियम में बताओ कितनी होती है, तो मीडियम के लिए कुछ v स्पीड होगी भाई, वैक्यूम की बात नहीं हो रही। वैक्यूम के अलावा, वैक्यूम में तो ये स्पीड आएगी, मीडियम में कितनी आएगी, मीडियम में आएगी v इज इक्वल टू C डिवाइड बाय अंडर रूट, ध्यान से सुन, म्यू नॉट की जगह लिखेंगे कोई भी म्यू आर, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ऐसे ही इसको लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दोनों फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आगे चैप्टर में और इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आती है बेटा MFL की बातें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, MLF या फिर
MFL, ठीक है। फुल फॉर्म बता दूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, आओ देखो। कह रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज इमेनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ एंटर साउथ पोल, रीच बैक नॉर्थ पोल, मूविंग इनसाइड द मैग्नेट, दे फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने कोई मैग्नेट बनाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था इस चीज को कि नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में अंदर घुसती है, कर्व पाथ लेते हैं और अंदर भी होती है ना, और अंदर भी होगी, भूलना नहीं है इस बात को, अंदर भी होगी, ठीक है। बाहर तो होगी होगी, अंदर भी होगी, इस तरीके से, और ऐसे ही नीचे भी, ऐसे ही नीचे भी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चलती है, पूरा लूप कंप्लीट करती है। पहला ये पॉइंट था। कह रहा दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऑब्वियसली नहीं करेंगी। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी वेक्टर फील्ड दो दो आ जाएगी, एक पॉइंट पर दो फील्ड यानी दो दिशाएं एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नियर मैग्नेटिक पोल्स फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर। देखो भाई, जितना पोल के पास जाओगे उतनी लाइनें आपको पास पास मिलेंगी, इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है, पोल स्ट्रेंथ हाई है, तगड़ा पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। कह रहा है एट एनी प्लेस द लाइंस ऑफ फोर्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। कह रहा भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इक्विडिस्टेंट और पैरेलल मानी जाती है, दैट इज एक्चुअली इक्वल मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आप इसे कह सकते हो। आगे चलते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। चलिए अब आता है भाई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है ना। तो देखो BSL लगा करके इसका फॉर्मूला निकाला जाता है, डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूं। मान लो P पॉइंट पर कोई फाइनाइट लेंथ की वायर है, सुनना ध्यान से, कोई फाइनाइट लेंथ की वायर है, P पॉइंट पर आप क्या करना चाह रहे हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हो। सबसे पहले डिसाइड करो कितना डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, R है। अब आपको क्या करना है, आपको यहीं से P पॉइंट से इसका एक कोना और P ही पॉइंट से इसका दूसरा कोना पकड़ना है और यहां पे साइन एंगल देखने हैं। देखो भाई, इस वाले को बोलेंगे φ1, इस वाले को बोलेंगे φ2, R को पीछे खिसका देते हैं, इसको बोलेंगे φ2, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो निकल कर, फिर इनफाइनाइट वाला ही बताऊंगा, ये फाइनाइट वाला है अभी तो। सो दिस इज μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है जी। ये है कंप्लीट फॉर्मूला, और इसी का एक स्पेशल केस आता है जो इनफाइनाइट वायर के लिए होता है, शायद आगे दिया हो, नहीं इधर ही बता देता हूं। चलो एक और आता है इनफाइनाइट वायर का, मतलब ये वायर है, ऊपर भी जा रही पता नहीं कहां और नीचे भी जा रही पता नहीं कहां, यानी बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, और इससे R डिस्टेंस पर, ठीक है, यहां पर कोई P पॉइंट है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी नथिंग बट μ0I/2πr, μ0I/2πr। ये कैसे आई सर, देखो आपको ये वाला कोना कभी मिलेगा ही नहीं, आप यहां से कोना ढूंढते हो ना तो ये कोना मिल जाता है। दिस इज फाइनाइट वायर, इसको बोलते हैं फाइनाइट वाला केस, और ये क्या है, ये इनफाइनाइट वाला केस है भैया। तो इनफाइनाइट वाला केस है तो आपको इसका छोर कभी मिलेगा नहीं, ना और है ना छोर है। यहां से ढूंढने जाओगे तो 90 डिग्री, यहां से भी ढूंढने जाओगे तो फाई कितना खुल जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 साइन 91 होता है, साइन 91 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 2πr रह जाएगा, यहां से 4πr की जगह पर। ये कहानी है, ठीक है, होपफुली आप समझ पाओगे। आगे चलते हैं। देखो भाई एक और तरीका भी है, कोबरा रूल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कह रहा रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखो, अगर करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर दिखाया और उंगलियां ऐसे घुमा दी, कोबरा रूल के तरीके से। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे सीधा हाथ यूज करना है और इस तरीके से घुमा देना है, बस यही लिखा हुआ है यहां पर, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, थ्योरी छोड़ करके जा रहा हूं आपके लिए। आगे बढ़ता हूं, आओ जी। कह रहा यूज बायट-सवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2a। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, ये रहा जी, ठीक है, और साइड इसकी क्या है, 2a है, ये लो जी 2a साइड है ना, सारी साइड 2a ही होंगी, और करंट कितना चल रहा है इसमें, कह रहा करंट I चल रहा है, ठीक जी। तो ऐसे करंट चल रहा होगा इसके अंदर I, ठीक है। कह रहा है सेंटर पर पता करो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर, ठीक है ना, ये सेंटर है। मुझे एक बात बताओ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये वाली वायर ये लेंथ बनाएगी उतनी ही ये भी बनाएगी, उतनी ही ये भी, उतनी ये भी, यानी चारों अल्टीमेटली अपने को ऐड करनी है, हाँ या ना बोलो।
अल्टीमेटली क्या करनी है, चारों अपने को ऐड ही करनी है, तो एक का निकालो इंटू 4 कर देंगे, हाँ या ना बोलो। एक वायर का पता करके बाकी इंटू 4 कर दिया जाएगा, टोटल आ जाएगी, बात सही है ना। तो अब खाली इस वायर पर फोकस करो, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो। मुझे बताओ इस वायर ने यहां पे कितनी फील्ड बनानी है? सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी एट सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद है कि नहीं? और ये फाई 1 फाई 2 कहां से लेते हैं? जिस पॉइंट से हम एक छोर पकड़े फिर यहां से दूसरा छोर पकड़े और ये डिस्टेंस आर ले ले, तो ठीक है ना। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होगा, कितना होगा बता सकते हो? 45 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा? ये भी 45 होगा बेटा, ये भी 45 होगा, है ना, क्योंकि देखो ना ये पूरा 90 90 90 का बनेगा। तो ये दिस कंप्लीट इज 90, ये पूरा 90 ऐसे करके, तो ये आधा क्या हो गया? 45 डिग्री। दिस इज साइन 45 प्लस साइन 45, है ना। अच्छा, और ये दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी, तो भाई ये पूरी 2a है, तो ये आधी वाली क्या होगी? a होगी। तो दिस r इज नथिंग बट a, है ना, ये a है असल में, ये a है। आओ पुट कर दे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और इस पूरे को इंटू 4 कर दो टोटल निकालने के लिए, है ना। दिस इज ड्यू टू वन वायर है ना, ड्यू टू वन वायर है बस, ये बी एट द सेंटर ड्यू टू वन वायर, ठीक है। तो बेटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 45 क्या होता है? 1 बाय रूट 2, तो ये भी क्या है? 1 बाय रूट 2, तो दिस इज 2 बाय रूट 2, ये 2 बाय रूट 2 हो गया ना, तो ऊपर भी रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, सिर्फ एक रूट 2 रह जाएगा भाई, ठीक है। तो दिस इज म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई रूट 2 बाय 4 पाई ए, ये एक वायर के लिए आया, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो बी टोटल आएगा 4 गुना बी ड्यू टू 1, ठीक है ना। तो 4 इंटू म्यू नॉट आई रूट 2 बाय 4 पाई ए, 4 से 4 भी कट गया, म्यू नॉट आई रूट 2 बाय पाई ए, दिस इज द आंसर। कराना न्यूमेरिकल इस तरीके से होगा, ठीक है जी। तो 4 के लिए निकाला जा सकता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है भाई। चलें आगे, आओ ये देखो पूरा किया हुआ है एंड तक, आप देख सकते हो सॉल्यूशन पीछे हमेशा होता ही है। आइए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप देख लेते हैं। एक सर्कुलर लूप है भैया, इधर आ जाओ, देखो एक सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, करंट घूम रहा आई, ठीक जी, करंट घूम रहा इसके अंदर आई, ये आई करंट घूम रहा है, और सेंटर पर हम देखना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बहुत सिंपल है, देख बार्ट-सावर्त लॉ से करते हैं। डीबी क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला है बार्ट-सावर्त लॉ का। अब इसको इसके तरीके से कैसे लगाएंगे? देखो बहुत सिंपल है, यहां पर आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लो, आइडियल एलिमेंट ले लिया, ले लिया। अच्छा, इससे इसकी दूरी कितनी होगी? सर आर ही होगी दूरी, तो सही बात है। अच्छा एंगल क्या लेंगे ये वाला? सर एंगल विल बी 90 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो हम लिख सकते हैं, अच्छा एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं ना, क्योंकि अपने को बी निकालना है, अपने को तो बी टोटल चाहिए ना, बी एट सेंटर चाहिए अपने को, तो डी बी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 पहले लिख दिया मैंने, और डिवाइड बाय आर ही रेडियस है, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा इनमें से कौन कौन बाहर आ सकता है? सर म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर कौन रहेगा? अंदर सिर्फ डीएल रहेगा, चेक कर लो, सब कांस्टेंट है, बाकी करंट सेम है, डिस्टेंस सेम रहेगा हमेशा सेंटर से सेंटर से करंट एलिमेंट का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहना है, आर स्क्वायर वही बाहर आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई सब कांस्टेंट होता ही है। डीएल 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 जोड़ते जाओ, डीएल 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 पूरा जो क्या बन जाएगा? 4 पाई आर नहीं 2 पाई आर, सरकमफेरेंस बन जाएगी, सरकमफेरेंस बन जाएगी, सारा डीएल जोड़ दो, सरकमफेरेंस आ जाएगी बेटा। तो म्यू नॉट आई बाय यहां आ गया 4 पाई आर नहीं 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक आर से एक आर भी गया, म्यू नॉट आई बटा 2r इज द आंसर। तो यह आएगा बी एट सेंटर,
दिस इज बी एट सेंटर, ये आ गया जी बी एट सेंटर, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी हो तो बहुत सिंपल है, करंट ऐसे घूम रहा है, इसी दिशा में उंगलियां घुमा दो। कोबरा रूल बहुत जगह लगेगा भाई, बहुत जगह, मैं कितनी जगह कोबरा रूल लगाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, देखते जाओ बस। करंट ऐसे घूम रहा है, हाँ सर ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे उंगलियां घुमा दी, अंगूठा बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बहुत सिंपल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कहां आएगी भाई, बाहर आएगी, तो बी इज आउटसाइड, आउटवर्ड्स आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लूप में करंट ऐसे घूमे तो करंट ऐसे घूमे तो ए कोबरा रूल लगा, करंट की दिशा में उंगलियां घुमा, फील्ड अंदर जा रही है, फील्ड अंदर जा रही है तो फील्ड क्रॉस में आएगी भाई, खत्म होगी बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, इट हैज 10 टर्न्स। देखो टर्न्स आ गए अगर, तो फिर आपको n मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साथ में, है ना। कह रहा ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोस थ्रू इट, द करंट अपीयर्स टू फ्लो क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट अबव द कॉइल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट। हाँ जी, तो ये रहा आपका कॉइल। ठीक है, ऐसे ऐसे काफी सारे टर्न्स हैं इसके पास। ठीक है, रेडियस भी आपको दी हुई है, करंट भी इसके अंदर घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है ना, हाँ तो ऐसे घुमा देते हैं करंट को, ये क्लॉकवाइज करंट हो गया जी, सही है, क्लॉकवाइज हो गया। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, हाँ सर यही है। म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना है, करंट दिया हुआ क्या, कहां गया, हाँ ये रहा 2 एम्पियर, डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कौन कन्वर्ट करेगा भैया, करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में टर्न्स भी हैं, टर्न्स कितने हैं, 10 टर्न है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई एन लग जाता है जब टर्न्स आ जाते हैं, तो इसे सॉल्व कर लेना भैया। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलूं आगे, ये देखो वही काम है, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। ठीक है जी, अच्छा डायरेक्शन भी निकालनी है भाई, ऐसा ही बोल रहा है, तो डायरेक्शन निकालने में क्या दिक्कत है, ऐसे घुमाई उंगलियां अंदर। ठीक है ना, मतलब डाउनवर्ड्स जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, जैसे मर्जी लिखा हुआ हो, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब ऐसे माना होगा ना इसको, प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल है ना, हाँ तो ऐसे माना हुआ है इसको, इसको ऐसे माना हुआ है ऐसे। ठीक है ना, तो इसमें इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आती है बारी एक्सिस पर कैसा रहेगा, तो भाई ये रही आपकी रिंग। ठीक है, और एक्सिस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। ठीक है, देखो यार इसमें आप क्या करो, इसमें करंट आप बाहर की तरफ मानो कि यहां से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा मानो कि यहां से करंट बाहर आ रहा है, आइडियल इसको मान लिया। ऐसे यहां पर मानोगे कि अंदर करंट जा रहा है, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये आप समझ रहे हो, ये इस तरीके से है, देखो ऐसे लूप है, ऐसे लूप है। ठीक है ना, तो यहां से करंट ऐसे बाहर आ रहा है ऐसे, और यहां से अंदर जा रहा है, तो ऊपर देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, ऊपर देखा तो यहां से करंट बाहर है, फिर ऐसे होता हुआ अंदर जा रहा है, यानी इस तरीके से जा रहा है ये करंट, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम रहा होगा करंट। ठीक है जी, तो बस आपने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। आपने यहां से देखो, जिधर आइडियल होता है और जिधर देख रहे होते हैं उसके बीच में एक लाइन डालते हैं ना हम, ठीक है ना, लाइन डालते हैं ना, और फिर देखते हैं कि एंगल क्या बन रहा है ना, तो अभी एंगल भी देखेंगे, वेट करो। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी हमने एक आइडियल लिया है, तो इधर भी देखेंगे कि एंगल क्या बन रहा है, सही बात है ना, ठीक बात है ना भाई। तो पी पॉइंट पर अपने को देखना है कि फील्ड कैसी होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको आइडियल माने हुए हैं तो ये हमारा आर होना चाहिए, ये आइडियल माने हुए हैं तो ये हमारा आर होना चाहिए, आर वेक्टर। ठीक है ना, तो डीएल क्रॉस आर कैसे करोगे, देखो डीबी के लिए आपको डीएल क्रॉस आर करना ही पड़ता है, बात सही है ना। देखो बी नेट निकालना है तो इंटीग्रेशन डीबी करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना बायट-सवेट लॉ। ठीक है, मैं आपसे बस इतना पूछता हूं कि आइडियल और आर के बीच में डीएल क्रॉस आर करके हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना,
अभी देखा था ना बीएसएल जो वेक्टर फॉर्म में था, डीएल क्रॉस आर करना है तो डीएल की तरफ आपने उंगलियां रखनी है, आर की तरफ बंद कर देनी है। डीएल कहां है सर? डीएल बाहर की तरफ है, देखो ध्यान से, बाहर की तरफ आईडीएल है और आर कहां है? ये रहा आईडीएल क्रॉस आर। आर देखो ऐसे है, दिख रहा है? आईडीएल क्रॉस आर, मेरे साथ साथ करो इस चीज को, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर। और अंगूठा कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अंगूठा ऐसा नहीं है, अंगूठा ऐसा है, ध्यान देना, अंगूठा ऐसा है। ऐसा मतलब यहां पर फील्ड ऐसी होगी, यहां पर फील्ड ऐसी होगी, दिस शुड बी डीबी। समझ रहे हो ना? 90 डिग्री पे बनेगी ऐसे, ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से देखोगे तो यहां पे इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कहां लूं? इधर कहीं ले लेते हैं, है ना, इस पर फील्ड ऐसे आएगी, ये होगी डीबी। ठीक है ना? दिस विल बी 90 डिग्री, समझ रहे हो ना? तो ये होगी डीबी, ये होगी डीबी। ठीक, आपको अब क्या करना है, इसके कंपोनेंट लेने हैं। ठीक, कैसे लोगे कंपोनेंट? यहां देखो, आप यहां पर एक एंगल ले लो थीटा, यहां पर भी एक एंगल ले लो थीटा। वैसे थीटा ना लो, पता है थीटा हमने 90 लिया हुआ ना, आप इसको फाइ ले लो, फाइ ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको भी फाइ ले लिया, इसको भी फाइ ले लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल फाइ है, ये 90 है, तो ये भी फाइ होगा, दिस वन विल बी फाइ, दिस इज ऑल्सो फाइ, ये भी फाइ होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो ये 90 है ना, ये 90 है, ये फाइ है, तो ये 90 माइनस फाइ है, ये वाला, है ना, दिस इज 90 माइनस फाइ। और फिर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 90 माइनस फाइ इज फाइ। तो अल्टीमेटली दो परपेंडिकुलर हैं यहां पर, आप ध्यान दो तो यहां पे दो परपेंडिकुलर हैं, और जितना एंगल दो लाइनों के बीच में होता है, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनके बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। देखो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ और इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, येलो वाला, तो इनके बीच में भी वही एंगल होगा, इनके बीच में वही एंगल होगा जो इनके बीच में होगा। ऐसा हो रहा है, समझ गए ना? तो ये भी फाइ है। अब डीबी का एक कंपोनेंट जो इस तरफ बनेगा, इस तरफ जो बनेगा वो होगा डीबी कॉस फाइ, और ऐसे ही इधर भी बनेगा डीबी कॉस फाइ, जो कि आपस में कट जाएगा, जिससे अपने को मतलब नहीं, ये तो कट गया, तो जो साइन फाइ होगा वही आगे चलेगा, है ना भाई, है ना भाई, डीबी साइन फाइ विल रूल, है ना, डीबी साइन फाइ ही मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होगे, ये सब जो आप कर रहे हो ना, वो आप डीबी साइन फाइ के लिए कर रहे हो। सोचो बीनेट जो है वो सबके लिए इंटीग्रेट कर दो, डीबी साइन फाइ सारे बना रहे होंगे, ये भी बना रहा होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे टुकड़े इसके जो होंगे वो सब डीबी साइन फाइ बना रहे हैं। यहां पर सबका कॉस फाइ कट जा रहा है, आमने सामने आकर के कट जा रहा है, लेकिन डीबी साइन फाइ सबका जुड़ता जाएगा। जोड़ने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, बात सही है कि नहीं? बस हो गया काम, हो गया काम। डीबी कैसे लिखते हैं? डीबी लिखते हैं सर म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन 90 ही है, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन थीटा साइन फाइ, दो साइन कैसे आ गए सर? पहले इसको साइन 90 लिख देता हूं, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और फिर क्या है, फिर साइन एक फाइ भी है। बढ़िया बात। जो कांस्टेंट आ रहे हैं बाहर निकाल लो। सर कौन कौन आ गए? म्यू नॉट आ गया भाई, 4 पाई आ गया भाई, आई भी आ गया भाई। आर स्क्वायर का क्या होगा? देखो आर को आप लिख सकते हो कैसे, एक तो आप इसकी रेडियस ले लो ए, एक आप ये डिस्टेंस ले लो एक्स, तो दिस आर विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात को समझना, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये इसका हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, बस। ठीक है जी, तो आई तो था, और डीएल को भी इंटीग्रेशन में रखते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, है ना। अच्छा, एक साइन फाइ भी है। अभी एक काम करते हैं, बाकियों को अंदर ही रखते हैं। कौन कौन है भाई? डीएल है, साइन 90 खत्म, डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में साइन फाइ है। साइन फाइ क्या होता है? साइन फाइ होता है साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सामने देखो परपेंडिकुलर ए है, और हाइपोटेनस कौन है? यही है, आर ही है ना। तो ए बाय क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए ना? बस हो गया काम। अब तो सारी बाहर आ गए, बस एक डीएल अंदर रह जाएगा,
है ना। तो इसको लिख लेता हूं ऐसे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ए भी बाहर आ गया, आने दो। अच्छा, इसका रूट स्क्वायर से कट गया, लेकिन इसका रूट जिंदा है, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और जो इंटीग्रेशन के अंदर डीएल है, वो सारा डीएल 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 जोड़ करके सरकमफ्रेंस बनता है, विच इज 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई ए डीएल डीएल जोड़ करके 2 पाई ए, आर नहीं लिखना, 2 पाई ए क्योंकि रेडियस हमने ए लिए, डिवाइड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है, देख लो। पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फाइनल आंसर निकल के आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, म्यू नॉट भी है, आई भी है, ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज नेट, बी नेट। समझ गए क्या? ये बी नेट है आपका बेटा। तो जितनी पॉसिबल हो सकती है मैं अपने हाथ से डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन ना लो। खाली स्लाइड लाता हूं, अपने हाथ से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। आओ एसीएल पढ़ते हैं। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में कहते हैं एसीएल, ठीक है। एसीएल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि आपको एक इमेजिनरी एम्पीरियंस लूप लेना है। लूप का मतलब एक सिंपल 2D फिगर है जिसके अंदर लाइन लाइन से कवर करके अपन एक सर्कल लेते हैं या कुछ लूप लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी करंट होंगे, चाहे वो आने वाले करंट हो चाहे वो जाने वाले करंट हो, वो सारे इंक्लूड करने हैं आपको, ठीक है। और एलएचएस में क्या लिखना है, एलएचएस में लिखना है बी डॉट डीएल। क्या कर रहे हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, उसी एम्पीरेंस लूप की लेंथ का एक छोटा 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 एलिमेंट करके आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और दिस इज व्हाट, क्लोज कर देना है उसको आपने। ये जब भी ये साइन ऐसे लगता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन क्लोज हो रही है। इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई के साथ में एनक्लोज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनक्लोज करंट ही आपको लेने हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूं, तभी मजा आएगा। मान लो कि ये कोई वायर है, इसमें करंट चल रहा है आई, ठीक है। अब आप पूछो कि भाई ये आर डिस्टेंस पर कितनी फील्ड बना रही है, यहां पे कितनी बना रही है, तो सबको पता है आंसर क्या है। एक स्ट्रेट करंट है, आर डिस्टेंस पर जो फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सबको पता है। लेकिन एसीएल से कैसे निकालेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक एम्पीरेंस लूप लेंगे जो कि एक सर्कल होगा। एक ऐसा एम्पीरेंस लूप ले लिया। ऐसा ही क्यों लिया? क्योंकि भैया हर डीएल पर हमको सेम, ये डीएल है, ये सब सेम डिस्टेंस पे है। देखो, वायर से सारे डीएल जो है वो सेम डिस्टेंस पे है ना। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा ले लूंगा तो डीएल आगे पीछे हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस आगे पीछे हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। सारे डीएल 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 डीएल, और ये करंट की दिशा में लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। करंट की नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की। करंट तो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी बेटा, ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है और डीएल भी ऐसा ही है। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दो दोनों को, है ना, तो बी डीएल कॉस का 0 आएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉस लिखते हैं ना, तो कॉस का 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइंड है ना। तो कॉस 0 विल बी 1, है ना, cos 0 विल बी 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। कितना करंट एनक्लोज है इसके अंदर, आई करंट एनक्लोज है, तो इसे लिखेंगे म्यू नॉट इनटू आई। क्लियर बात? अच्छा, अब बी ले लो बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब दिशाओं में सेम ही होगी, मतलब सब डिस्टेंसेस पर, जितने भी आर डिस्टेंस है सब पर बी जो आएगा वो सेम ही आएगा। यहां पर भी आर लेंगे, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, सब आर पर सेम बी ही होगा, है ना, सब आर पर सेम बी होगा। बी ले लो बाहर, डीएल रह गया अंदर, म्यू नॉट आई के बराबर है। भाई डीएल 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 सारा जोड़ दो तो 2 पाई आर आ जाएगा, है ना। तो दिस बी बिकम्स, ये 2 पाई आर हो गया ना, म्यू नॉट आई, और यहां से बी लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आया कि नहीं आया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्लियर हो गया? यही तो था ना।
हमने जब बीएसएल से निकाला था, बायट सवेट लॉ से निकाला था, तो भी ये निकाला था, है ना, और एसीएल से निकाला तो भी निकाला। एक बार पढ़ लो, एम्पियर सर्किटल लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है, डीएल के साथ इंटीग्रेशन लेना किसी भी चीज का, वो उसका लाइन इंटीग्रल बोलते हैं उसको, एंड द टोटल करंट आई विच प्रोड्यूसेस इन दिस फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। एक बात और ध्यान रखना, ये जो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज लेते हैं ना, इसमें यहां तो करंट वो लेना है जो अंदर है, ये बिल्कुल गॉस लॉ जैसा है, करंट यहां पर वो लेना है जो एनक्लोज्ड है, सिर्फ एनक्लोज्ड ओनली। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ये ड्यू टू ऑल आएगी, ये ड्यू टू ऑल करंट्स आएगी। हाँ ध्यान रखना भाई, इस बात का ध्यान रखना, बी सब करंट्स के लिए आती है लेकिन यहां पर केवल एनक्लोज करंट ही यूज करते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया जाता है भाई, ठीक है, नोट करिएगा। फिर आगे प्रूफ ऑफ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर आप देख ही चुके हो, बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के बराबर होता है। ये बीएसएल से हम लोग देख चुके हैं और आपने यहां से भी देख लिया सेम ही आ रहा है ना, यहां से भी आपने देख लिया कि सेम ही आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ही आ रहा है, ठीक है ना। अब सोलेनॉइड पर चलते हैं भाई। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इस तरीके का एक कॉइल होता है, ठीक है ना, ऐसा एक कॉइल होता है जिसमें क्या चल रहा होगा, जिसमें करंट चल रहा होगा। वो करंट चला दें इसमें, ये भाई करंट चल पड़ा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। इस तरीके से इसमें क्या चलेगा भैया, करंट चलेगा। मैं करंट दिखा रहा हूं येलो येलो कलर से, ठीक है, ये करंट आ गया जी, और बोलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक एम्पीरियंस लूप लेंगे। कैसा एम्पीरियंस लूप लेंगे, हम यहां पर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियंस लूप लेंगे इस तरीके का, ठीक है। क्यों ऐसा ही, क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड बनती है, देखो कभी भी हम गॉस लॉ लगाते हैं या एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसा लूप ले या ऐसा सरफेस लें जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या 180 डिग्री एंगल बनाए या 90 डिग्री बनाए, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो ऐसा लेने से बहुत फायदे हैं, वो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है, सुनते जाओ। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, यानी अंदर में फील्ड बिल्कुल सीधी होगी। अंदर में फील्ड कैसी होगी, बिल्कुल सीधी। तो बी यहां पर सीधा है, ठीक है ना। तो डीएल कैसा ले रहे हैं हम भाई, डीएल भी हम सीधा ही ले रहे हैं। देखो डीएल भी हम ऐसा ही ले रहे हैं, यही हमारा डीएल भी है। यहां पर भी ऐसा ही डीएल है, यहां भी ऐसा ही डीएल है। इधर ऐसा डीएल होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर मैं आपको बताऊं डीएल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहां पे फील्ड ही नहीं होती, या फिर 90 हो गया। आप चेक करो, आप चेक करो, ये भी डीएल लिया, यहां भी एक डीएल लिया, यहां भी एक डीएल लिया, यहां भी एक डीएल लिया। चारों डीएल में क्या फर्क है, ध्यान से देखना। ये वाला जो डीएल है यहां से लेके यहां तक, ये नंबर 1 है, यहां से लेके यहां तक वाला नंबर 2 है, यहां से लेके यहां तक वाला नंबर 3 है, और ये वाला क्या है, नंबर 4 है। सब में अलग अलग चीजें हैं। सबके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एसीएल लगाएंगे, बाय एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा ये होता है बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। एनक्लोज करंट इसके अंदर कितना है वो बात की बात है। सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ कितने डीएल यहां पर चाहिए अपने को भाई। एक तो अपने को ये लेंथ, दूसरी अपने को ये लेंथ, तीसरी ये, चौथी ये। इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, ठीक है ना। दिस इज बी, दिस इज ए। लेंथ इंटू ब्रेथ भी ले सकते हो आप चाहो तो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहां देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं जो यहां से यहां है, ठीक है, ओके। अंदर बी कुछ होता है, हां सर होता है, वही तो निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड तो पता करनी है कितनी है, तो बी हमने लिख दिया, अंदर की फील्ड हमने यहां लिख दी, ठीक है। अच्छा अब डीएल 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 ये पूरा जुड़ता जाएगा तो क्या बनेगा, देखेंगे क्या बनेगा। तो अभी बी डीएल लिख रहा हूं खाली। साइन का एंगल क्या लिखो, साइन नहीं सॉरी कॉस लिखा जाता ना, डॉट प्रोडक्ट है ना भाई। कॉस का एंगल यहां क्या लिखेंगे, कॉस इज 0, कॉस 0 1 होता है, बहुत बढ़िया। अभी आगे चलेंगे, अब लिखते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए इसका भी कुछ बी है, इसका भी कुछ डीएल है, हां सर है, लेकिन यहां पर कॉस 90 डिग्री है। चेक करो, चेक करो, बी ऐसा है, ध्यान से देखना भाई। बी इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है लेकिन डीएल ऊपर की तरफ है, तो एंगल क्या है भाई 90 है, कॉस 90 लिख दिया मैंने, प्लस। चलो आगे थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में बेटा बी ही नहीं है, थर्ड वाले में बी ही नहीं है, वो ही 0 है। 0 डीएल कॉस कुछ भी हो चाहे,
है ना, और फोर्थ वाले का क्या सीन है, फोर्थ वाले में फिर 90 है। देखो इधर फील्ड है, इधर फील्ड है, इधर 90 है, तो ये बी डी एल कॉस 90 ही हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। वो देखेंगे क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले ये समझो कि भाई यहां पर तीन चीजों ने तो जीरो ही कर दिया मामला, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, और ये तो है ही जीरो। क्या बच गया, क्या बच गया, आओ खुला खुला लिखते हैं यहां पर, क्या बच गया, यहां बचा सिर्फ और सिर्फ बी डी एल कॉस 01 होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। बी को भी बाहर ले लो तो सिर्फ डीएल रह गया अंदर, और ये डीएल 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 जुड़ के ए बन जाएगा भाई, है ना, ए बन जाएगा। ये सारा यहां से लेके यहां तक जो डीएल है वो सब जुड़ के क्या बनेगा, ये लेंथ आ जाएगी पूरी, ये लेंथ ए है, तो दिस बिकम्स बी इंटू ए म्यू नॉट। अब बारी है आई एनक्लोज लिखने की। आप मुझे बताओ इस पूरे एम्पीरियंस लूप ने कितना करंट एनक्लोज कर रखा है, एक ही करंट है क्या, नहीं, नो, एक करंट नहीं है। आप देखो इस लेंथ पर कुछ कुछ नंबर ऑफ टर्न्स घुसे हुए हैं यहां पर, है ना, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स घुसे हुए हैं। तो अगर मैं टोटल करंट बोलूं, टोटल करंट बोलूं, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इनटू में आई, यानी दिस शुड बी एन इंटू आई। फिलहाल यहां पे 4 टर्न है, तो मैं यहां पे 4i लिख सकता था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार 4 ही होंगे, तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू आई लिख दिया, ठीक है। अब ये a को ले जाओ नीचे, तो दिस बिकम्स b बराबर म्यू नॉट n बाय a इंटू आई। बेटा ये नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ को बोलते हैं टर्न डेंसिटी। क्या बोलते हैं, टर्न डेंसिटी, विच इज स्मॉल n। तो दिस बिकम्स म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन का मतलब क्या है, टर्न डेंसिटी, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल एन का मतलब होता है टर्न डेंसिटी, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, लेंथ, समझ गए ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेयर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एल। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स और एल बोले तो लेंथ, बात समझो, ठीक है ना। तो ये कहानी है पूरी, और ये जो फॉर्मूला निकल कर के आया म्यू नॉट एन आई, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चले आगे, आओ जी, कुछ एक, हाँ, एक एम्पियर्स राइट हैंड रूल भी आता है भाई, ये वही सेम चीज है जो मैंने आपको सिखाई है, कोबरा रूल। कुछ भी और देखने की यहां पे अलग से जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली देख सकते हो कि जिस तरफ करंट घूम रहा है, मान लो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरफ आपने उंगलियां घुमाई तो फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे उंगलियां घुमाई तो फील्ड ऐसे आएगी। जिस तरफ करंट घूम रहा है उस तरफ आप उंगलियां घुमा दो, अंगूठा फील्ड बता देगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। यही था एम्पियर्स राइट हैंड रूल, ठीक है, और कुछ नहीं। आइए एक सवाल देख लेते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, उसके सेंटर पर इतनी है। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, या दो फॉर्मूलों की बातें कर रहा है। एक फॉर्मूला तो ये वाला, देख ध्यान से देखियो बेटा, एक फॉर्मूला तो ये वाला, म्यू नॉट आई बाय 2r, और दूसरा ये वाला, ये नहीं, ये वाला, ये कितना होता है, ये होता है सर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा हाँ या ना बोलो, कोई बात नहीं, अभी नई फॉर्मूला याद हुआ तो हो जाएगा धीमे धीमे, है ना, एकदम से नहीं होता, एकदम से टेंशन नहीं लेते इस चीज की, धीरे धीरे याद होते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। तो बस अब आपसे क्या 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 दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ, वो सब उठा के आप पुट कर सकते हो। देखो करंट कैरिंग लूप में फील्ड दी हुई है आपको, यानी करंट नहीं दिया हुआ, मजा आ गया। फील्ड दी हुई है, आर दिया हुआ, म्यू नॉट और 2 तो नंबर है, आई यहां से निकाल करके आई यहां पे यूज कर लेना आपको, बस इतना ही था, इतना ही था, ठीक है ना। ए इसकी रेडियस है, ध्यान रखना, यहां जो ए लिखते हैं वो रेडियस है, यहां पे आर ही रेडियस लिखते हैं, ये कैपिटल आर, ठीक है। बाकी पीछे सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, देख सकते हो, ये देखो है ना, सेंटर पर और ये एक्सियल पर, देख रहे हो, यही दो फॉर्मूले हैं ना जो मैंने लिखे अपने हाथ से, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तो सारा काम हो जाएगा। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फिगर शोज अ करंट लूप व्हाइल हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स जॉइंड बाय 2 रेडियल लाइंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ। ध्यान से सुनना इस चीज को, देखो ऐसा है, सबसे पहले सिर्फ इतना टुकड़ा, यहां से लेके यहां तक जो टुकड़ा है,
ठीक है, वो कितनी फील्ड बना रहा है यहां पर, यहां से यहां तक जो टुकड़ा है वो कितनी फील्ड बना रहा है। क्यों सर, इनको क्यों नहीं ले रहे, एसपी और आरक्यू इनको क्यों नहीं ले रहे, ये जो पीएस है और ये जो आरक्यू इनको क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बेटा कभी भी किसी वायर जो कि करंट कैरिंग वायर है उसके ही एक्सिस पर कोई पॉइंट पी हो तो वहां पे फील्ड जीरो होती है। ऐसे ही पीछे भी, इसके पीछे भी, यहां पर भी अगर कोई पी पॉइंट है बेटा तो यहां भी फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। आप बात को समझो, वायर के ही एक्सिस पर अगर आप देखोगे, चाहे पीछे चाहे आगे, कोई फील्ड नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। ऊपर नीचे फील्ड हो सकती है, आगे पीछे फील्ड नहीं होती वायर के। तो सिमिलरली ये वाली वायर के पीछे कोई फील्ड नहीं होगी, ये वाली वायर के आगे कोई फील्ड नहीं होगी, समझ गए ना। तो ड्यू टू दिस वायर देयर इज नो करंट, ड्यू टू दिस वायर देयर इज नो करंट, कह रहा हूं देयर इज नो फील्ड, ठीक है। सिर्फ इसकी वजह से फील्ड आएगी और इसकी वजह से फील्ड आएगी, ठीक है जी। तो ये कैसे आएगी, देखो दिया हुआ यहां पर, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे लिखा हुआ है SP और QR, so magnetic field at O due to these straight positions is 0. The magnetic field at O due to circular segments PQ का कितना होगा। तो देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है ना, क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा साइन बीटा, याद है ना। आपको वहां पे साइन अल्फा साइन बीटा हटा करके सिर्फ यहां पे ये वाला एंगल नोट करना है, ये वाला एंगल लगा देना है वहां पर, इसको रेडियन में लेना है, लेकिन ध्यान रखना जितना भी है ना इसको रेडियन में पुट करना है, पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 4, ऐसे इसको पुट करना है, ध्यान रखना, बस इतना ही करना है इसके अंदर, बाकी निकल आएगा बहुत इजीली, बाकी सब सेम टू सेम है, बाकी सारी कहानी सेम टू सेम है, एक बार करके देखना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A by 2 अबव द सर्फेस ऑफ द वायर to that point A by 2 below its surface, what is the maximum value of the field of this wire। देखो भाई बहुत सिंपल है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये जी एक वायर है, इसमें कुछ करंट है, कह रहा है इससे A by 2 बोल रहा ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A by 2 अबव द सर्फेस ऑफ द वायर, मतलब यहां पर फील्ड कितनी होगी, ठीक है, टू दैट एट अ पॉइंट A by 2 बिलो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये भी A by 2 है। एक बात बताओ, क्या दोनों तरफ फील्ड सेम नहीं होगी, यहां से यहां भी मैग्नीट्यूड चेक किया, यहां से यहां भी मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ फील्ड सेम नहीं आएगी क्या, 1:1 का रेशियो है यार, क्या सोचना इसमें क्या सोचना। आगे बढ़ो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दे रखी होती है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है B, ठीक है, और अगर आप इसके अंदर कोई चार्ज पुश करवाते हो, Q चार्ज है कोई, ठीक है, ये कोई Q चार्ज है, आपने इसमें क्या करवाया, पुश करवाया V वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये क्या करेगा पता, ये घूमना चालू हो जाता है, ये घूमना चालू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स देखो कैसी होती है, तो फोर्स होती है Q इंटू V क्रॉस B। कौन कौन है सर ये Q V क्रॉस B, कौन कौन है, देखो खोल के देखते हैं इसको, ये है Q V B साइन थीटा। अरे भाई कौन कौन है ये तो बताओ, अरे बता रहा हूं ना, देख तो सही, फोर्स प्रोपोर्शनल है चार्ज के, प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, सब चीजों के प्रोपोर्शनल है, जो लिखी हुई है देख सकते हो आप। मतलब लॉरेंट्स साहब ने ये बोला, डच साइंटिस्ट थे लॉरेंट्स, है ना, क्या नाम है, कार्टून नहीं एंटून लॉरेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो लॉरेंट्स साहब थे, इन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स लगती है इस चार्ज के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, कितनी ज्यादा वैल्यू चार्ज की है, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, वेलोसिटी कितनी तेज है, और एंगल क्या रखा है आपने, और ये एंगल किसके किसके बीच का है, दिस थीटा इज बिटवीन V एंड B, जो कि हमने यहां पे 90 लिया है, ये V और B के बीच का एंगल है। देखो V इधर है और B अंदर है, V इज हेयर, B इज अंदर, क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर फील्ड होना, V मतलब इधर फील्ड होना, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 पुट करोगे मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी निकल करके, यहां साइन 90 पुट करोगे QVB विल बी मैक्सिमम फोर्स, साइन 91 होता है आपको पता है, ठीक है जी, समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला था और इसकी जो कहानी थी वो सारी इन्होंने भाई साहब ने दी थी काफी साल पहले, ठीक है ना। और फोर्स निकालने की एक ये भी तरीका होता है, पर मैं ये यूज नहीं करवाऊंगा आपको, मैं V क्रॉस B से करवाऊंगा, ये 10th क्लास में आप छोड़ के आ चुके हो इस चीज को, ठीक है ना, तो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है ना। अपन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पाम रूल से निकालेंगे, जो कि यहां पे काम आता है, V क्रॉस B, ठीक है, क्योंकि फोर्स होती ही Q इंटू V क्रॉस B है,
ठीक है, तो V की तरफ उंगलियां रख के B की तरफ बंद कर देंगे, जैसे मैं यहां पे कर भी रहा था, मैं दिखाता हूं यहां पे लगा के। देखो V किस तरफ है सर, इस तरफ है। देखो V क्रॉस B करना ध्यान से, पाम रूल, कोबरा रूल सब जगह लगता है इस चैप्टर में, देख लो फिर से। V की तरफ उंगलियां खोली, B की तरफ बंद कर दी, अंगूठा लग रहा है ऊपर, अंगूठा जा रहा है ऊपर, यानी देखो मैंने इस चार्ज को कहां मोड़ा था, ऊपर मोड़ा था ना। ये चार्ज जो है ना वो ऊपर घूमना चालू हो जाएगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऐसे लगनी चालू हो जाती है। FB लिखते हैं बेटा इस मैग्नेटिक फोर्स को, FB मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो FB लिखा जाता है इसको प्यार से। ठीक है, आगे चलते हैं अभी के लिए, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा अब सुनो, लॉरेंट्ज फोर्स किसको बोलते हैं? लॉरेंट साहब ने मैग्नेटिक फोर्स ढूंढी थी, लेकिन लॉरेंट्ज फोर्स किसे बोलते हैं? सुनो, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं बेटा टोटल फोर्स को। कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं सर इसके अंदर? इसे बेटा दोनों फोर्स आती हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है आपने, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तो बात सही है कि नहीं? तो कूलम्स फोर्स जो आपने पढ़ी थी ना, वो भी लगेगी, और जो मैग्नेटिक फोर्स आपने अभी पढ़ी है वो भी लगेगी। तो नेट फॉर्मूला जो इसका आता है वो इनका वेक्टर सम होता है। तो F टोटल अगर करना है आपको, तो QE, ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फोर्स को, QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ऐसे लिखना पड़ेगा। Q कॉमन ले लो चाहे तो, ले लिया सर, अंदर रह गया E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ये आपका F टोटल है। ऐसे निकल के आती है टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, इसको लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं बेटा। ये जो अब लिखा है ना पूरा, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, हजम करो थोड़ा सा इसको। आइए फिर एक दो सवाल और देखते हैं। कह रहा है एक प्रोटॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड को जिसकी फ्लक्स डेंसिटी, अरे कुछ भी हो, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होती है ना भाई यूनिट, तो टी दे रखा, क्या दिक्कत है? विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, इतनी वेलोसिटी से घुस रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द फोर्स। बेटा फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा, आया ना? बस पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ है यहां पे। कितना चार्ज है? प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, पुट कर दिया। वेलोसिटी कितनी है? ये रही 1.5 इंटू 10 की पावर 7, इतनी वेलोसिटी से फेंका है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2.5 टेस्ला है, 2.5 पुट कर दिया। साइन को 30 डिग्री पुट कर दिया। बेटा सबको निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पीछे करी हुई है, तो कैलकुलेशन ही आपको सीखनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अ पॉजिटिव चार्ज इतना इज मूविंग विद अ स्पीड इतना अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको कुछ और वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगा। कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग। बेटा वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स कैसे लिखते हैं हम लोग? सर इसको लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, लेकिन सर V तो हमको वेक्टर में नहीं दिया हुआ है, दिख नहीं रहा आपको। V भी हमें वेक्टर में दिया हुआ लेकिन दिख नहीं रहा, पता कहां है? ये देखो, ये वैल्यू है और अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा है ना पॉजिटिव वाली, तो V आपको लेना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में 2 इंटू 10 की पावर 6, नहीं -6 है। इतनी कम स्पीड, कुछ मिस प्रिंटिंग है। हाँ 6 होगा, 6 होगा बेटा, -6 नहीं है ये। ठीक है ना, हटाओ इसको, कोई नहीं। ठीक है, -6 नहीं होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड आई कैप, मेन बात ये थी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अलोंग एक्स एक्सिस है बेटा, तो आई कैप खुद से ही लगाना पड़ेगा आपको, बुद्धि यूज करके अपनी। ठीक है, तो अब आइए इसको पुट करते हैं। चार्ज कितना है बेटा? 1.5 माइक्रोकूलम, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, और अब ब्रैकेट में लिखोगे V कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 6। आई कैप का क्रॉस लेना है आपको B के साथ। B कौन है? 0.2 आई कैप प्लस 0.4 के कैप। अच्छा ये J है, ठीक है, ये J कैप और ये K कैप। ठीक है, ये दिया हुआ आपको, तो कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। देखो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ आंसर आएगा। आई का J के साथ क्रॉस करना है, इसको याद करो, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा। जब भी कभी I क्रॉस J करते हैं तो आंसर K आता है ना? I J K का ऐसे चलता ना चक्रा, ये चक्कर ऐसे चलता है, I क्रॉस J K, K क्रॉस I J, J क्रॉस K I, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको।
आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो ये देख, आई क्रॉस के करा तो माइनस जे आया। ठीक है, तो एक आपका के, एक आपका जे, इस तरीके से दो निकल करके आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, कोई टेंशन ना लो। 1.5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है ना। अच्छा, 2 इंटू 10 की पावर 6 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 जा 4, 0.4 इंटू 10 की पावर 6 तो आ गया। आई क्रॉस जे क्या होगा भाई, आई क्रॉस जे के होता है, तो सर दिस विल बी के वेक्टर। हाँ, ये के कैप आएगा। ठीक है, ये के कैप आएगा। सिमिलरली प्लस आगे क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 0.8 इंटू 10 की पावर 6 आई क्रॉस के करेंगे। आई क्रॉस के करेंगे तो उल्टा चल रहे हैं, ये चक्कर ऐसे घूमता है भाई, उल्टा घूमोगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, तो दिस शुड बी माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, फिर फोर्स जो है वो भी ऐसी निकल के आएगी वेक्टर फॉर्म में। ये देखो, ये देखो, आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे होता है। ये देखो आया हुआ है ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। 10 की पावर 6 जो था वो कॉमन लेके काट दिया, बिल्कुल सही किया। 10 की पावर 6 यहां से भी कॉमन लेके इसके साथ कट जाएगा, 1.5 बच जाएगा, यहां 0.4 बच जाएगा, यहां 0.8 बच जाएगा, बस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कितना करती है। भाई साहब साफ बता दूं आपको कि ये वर्क डन करती ही नहीं है। कैसे कैसे सर, वर्क डन कैसे नहीं करती है? देखो जरा, देखो जरा, चार्ज जब भी कभी घुसेगा फील्ड के अंदर, आपको पता है वो गोल घूमना चालू हो जाता है ना, वो गोल घूमना चालू हो जाएगा ऐसे। और जब भी गोल घूमेगा बेटा, तो आप ये समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो ही आता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन शुड ऑलवेज बी जीरो, आएगा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगती है, देखो ये चार्ज ऐसे घुसा अंदर, मान लो यहां चार्ज आ गया, इधर चार्ज आ गया, ठीक है, ये जा तो रहा है ऐसे, ठीक है ना, जा तो रहा है ऐसे, लेकिन फोर्स लग रही होती है 90 डिग्री पे। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, फोर्स लग रही है 90 पर, 90 पर लगेगी फोर्स, तो वर्क डन जीरो ही आएगा। ठीक है ना, 90 पे लगती है फोर्स तो वर्क डन जीरो ही आता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा। ये रही भाई मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, डेरिवेशन है तो प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। ठीक है, देखो भैया, एक चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल अंदर जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और जैसे ही वो अंदर घुस रहा है वो मुड़ना चालू हो गया। और मुड़ना चालू क्यों होता है मैं आपको बार बार बता चुका हूं, v क्रॉस b से फोर्स निकालनी है, v क्रॉस b से। बेटा ये जो फोर्स मैग्नेटिक वाली लग रही है, क्या यही सेंट्रीपिटल के बराबर नहीं हो रही है क्या? सोचना जरा, जो मैग्नेटिक फोर्स इसको मिल रही है ऊपर की तरफ, है ना, जैसे ही अंदर घुसा ऊपर की तरफ इसको मैग्नेटिक फोर्स मिलनी चालू हो गई। और क्या मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल के इक्वल नहीं है क्या? क्या ये जब गोल घूमना चालू करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ही से गोल नहीं घुमा रही क्या? मैग्नेटिक फोर्स ही से गोल घुमा रही है ना, तो दोनों इक्वल होंगे भाई। अब FB को आप लिख सकते हो QVB, और साइन तो 90 होगा, छोड़ दो। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² R को ले जाओ ऊपर, QVB को ले जाओ नीचे, तो रेडियस निकल के आ जाएगी इसकी mv² अपॉन में QVB। V से V कट गया, रेडियस निकल के आ गई mv/QB। सही है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस का। ठीक है ना, जो रेडियस घूम रही है, जो रेडियस ये घूमेगा वो mv/QB के बराबर होगा। ठीक है ना, दिस शुड बी द रेडियस। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें और भी निकाली जाएंगी। जैसे शुरू करते हैं, एक चीज, एक फॉर्मूला और होता है बेटा टाइम पीरियड के लिए, लेकिन फिलहाल इसको हम स्पीड से शुरू करते हैं लिखना। देखो स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ सर सही कह रहे हो आप, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यस ठीक है, स्पीड को मैं v लिख सकता हूं, डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 2πr, यस और नो, और टाइम को लिख सकता हूं मैं कैपिटल T। बढ़िया, देख T को ले जा ऊपर, v को ले आ नीचे, T आ जाएगा 2πr/v। कैसे? r को पुट करो mv/QB, 2π R की जगह पर mv/QB और साथ में vb है, तो v से v कट गया, ये आ गया बेटा 2πm/QB। क्या है ये? टाइम पीरियड है। ये जो आपने निकाला, क्या निकाला? टाइम पीरियड निकाला। इसी से निकलती है फ्रीक्वेंसी भी, इसी से फ्रीक्वेंसी भी निकलेगी, है ना। लिखूं
फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। पुट कर दो भाई, तो न्यू आ गया 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड की जगह पर 2 पाई एम बाय क्यूबी। क्यूबी चला गया ऊपर, 2 पाई एम रह गया नीचे, क्यूबी बाय 2 पाई एम। ये आ गई जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वो भी निकाल सकते हो। पूछ लेता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर वो क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा विच इज 2 पाई न्यू। 2 पाई तो 2 पाई है, न्यू को उठा के पुट कर दो, क्या क्यूबी बाय 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्यूबी बाय एम आ गया, क्यूबी बाय एम आ गया। ये एक और फॉर्मूला है ओमेगा का। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है जी। जिस तरीके से अभी हमने इसको 90 डिग्री पर फेंका है ना, V ऐसे है और B अंदर की तरफ है ना, ये B वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ है और V जो है वो ऐसे है। अब हम इसको किसी स्लांट एंगल पर भी फेंकेंगे, अभी दिखाऊंगा वो भी मैं आपको, ठीक है ना, स्लांट एंगल पर फेंकने का क्या तरीका है। लेकिन पहले एक आधा क्वेश्चन कर लो। पहले कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी इतना, V दे रखा है, एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज शोन इन द फिगर। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा और कह रहे कि वो नीचे चला गया। क्यों नीचे क्यों गया? सुनो नीचे इसलिए गया क्योंकि बेटा ये जो फोर्स होती है ना Q इंटू वी क्रॉस बी, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ही आपको एंगल देती है, फोर्स की बातें करती है। अगर आपने यहां पर नेगेटिव ई पुट कर दिया, बात समझो, चार्ज की जगह किसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ई में होता है बेटा, हाँ या ना? तो नेगेटिव ई वी क्रॉस बी, तो यहां से जो फोर्स आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव फोर्स का मतलब जो भी आप वी क्रॉस बी लोगे वो ऊपर जाएगा ना, आपने नीचे भेज देना है। मुझे एक बात बताओ, ये V है तो उंगलियां हमने V की तरफ रखी, B की तरफ आपने उंगलियां बंद करनी है, अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर। तो आपने ऊपर नहीं करना, आपने नीचे कर देना है क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो जिधर का भी V क्रॉस B होगा, सुनो, जिधर का भी V क्रॉस B होगा फोर्स उसके नेगेटिव आएगी, फोर्स उसके उल्टी तरफ आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टी तरफ। तो इसलिए कहां चला गया? नीचे चला गया। बात को समझना, ठीक है ना। तो कह रहा है ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन। हाँ जी, कितना टाइम पीरियड लगेगा इसको रीजन से बाहर आने में, वो आप निकाल सकते हो 2 पाई एम बाय क्यूबी। ठीक है ना, ये रहा देखो फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई एम बाय क्यूबी, वही लगाया है मैंने। तो मास आप पुट कर सकते हो, ठीक है, सब चीजें पुट कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। ये देखो रेडियस निकाल रखी है ना, mv बाय क्यूबी, तो रेडियस एक बार कैलकुलेट करी, फिर उसके बाद टाइम निकाल लिया, ठीक है जी, फिर उसके बाद टाइम निकाल लिया, बस यही करना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ, ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ने के बाद चलिए आगे चलते हैं। अब भैया ऐसा है कि आपके पास फील्ड तो सीधी सीधी है, इस तरीके की आपके पास फील्ड है, लेकिन मान लो आपने चार्ज इसके अंदर फेंका, टेढ़ा तिरछा चार्ज फेंका, ऐसा चार्ज फेंका, किसी थीटा पर चार्ज फेंका, ये बी है, ये V है, ये Q चार्ज है जो कि किसी थीटा पे गया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा जब थीटा पर आप किसी एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा? देखो भाई क्या होगा, सुनो क्या होगा, सुनो। एक तो V का कॉस कंपोनेंट विच इज V कॉस थीटा वो आएगा, और एक V का साइन कंपोनेंट विच इज V साइन थीटा वो भी आएगा। बात सही है? तो इसमें से V साइन थीटा जो होगा ना वही इसे गोल घुमाएगा, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स लगनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल के। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो वो V साइन थीटा की वजह से लग सकती है। V cos थीटा तो B की दिशा में ही है, V cos थीटा तो पैरेलल है ना, V cos थीटा इज पैरेलल, V पैरेलल, और ये क्या है? ये है V परपेंडिकुलर। तो बात समझो, V परपेंडिकुलर जो है वो सर्कुलर मोशन करवाएगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज ये रिस्पॉन्सिबल है आगे बढ़ाने के, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। समझ रहे हो? ये आगे बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली ये चार्ज कैसे घूमेगा? ये चार्ज ऐसे घूमेगा, देखो, ये चार्ज गोल भी घूमेगा और ये चार्ज आगे भी बढ़ेगा, कुछ ऐसे।
ऐसे समझ में आया क्या? इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ लेना। इस पाथ को हेलिकल पाथ, स्पाइरल पाथ ले रहा ना, ये हेलिकल पाथ कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो आपको सीखनी है, एक तो रेडियस देखो भाई, एक तो रेडियस देखो। रेडियस क्या होगी बेटा? mv बाय क्यूबी होती है ना। आप मुझे बताओ गोल कौन घुमा रहा है? गोल घुमाने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बस, हाँ या ना? गोल घुमाने वाला कौन है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये क्या है? v क्या लिखोगे? v परपेंडिकुलर क्या है? v साइन थीटा, तो mv साइन थीटा अपॉन में क्यूबी। दिस विल बी द रेडियस का फॉर्मूला। बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड पर आ जाओ जरा। टाइम पीरियड क्या होता है? ये होता है 2 पाई m बाय क्यूबी। तो यहां तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें v परपेंडिकुलर v पर पुट कर सकते, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। इट डजंट चेंज, इट डजंट मैटर, ठीक है। टाइम पीरियड वही रहेगा। इसके गोल घूमने का जो टाइम पीरियड समझते हो ना क्या होता है? एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है, वो वही है, सेम ही है वो, ठीक है, सेम ही है वो। चलिए, एक चीज और आती है इसमें। क्या आता है सर? इसे बोलते हैं पिच। पिच का मतलब होता है, नहीं पिच का मतलब तेज तेज चिल्लाना नहीं है बेटा। पिच का मतलब होता है कि ये जो फॉरवर्ड बढ़ रहा है, ये जो फॉरवर्ड बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? ये इसे लिखते हैं पी से, पी फॉर पिच, ठीक है। तो हम जो तीसरी चीज निकाल रहे हैं वो है पिच। अच्छा, पिच क्या है? पिच इज नथिंग बट कितना ये हॉरिजॉन्टली चला, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे बढ़ा, इज कॉल्ड पिच, ठीक है। और बेटा अगर ये डिस्टेंस ही है, सुनो, अगर ये डिस्टेंस ही है तो ये नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम होगा, हाँ या ना बोलो? ये स्पीड इनटू टाइम ही तो होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम आएगा। अब स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? स्पीड इज नथिंग बट जो आगे बढ़ा रही है, v cos थीटा। यस, स्पीड इज v cos थीटा। और टाइम क्या है? यही है टाइम, 2 पाई m बाय क्यूबी। 2 पाई m बाय क्यूबी, यही है डिस्टेंस, यानी कि पिच, यानी कि p, यानी कि d, जो मर्जी बोलो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज आती है फोर्स कितनी लग रही होती है किसी करंट कैरिंग। देखो भाई, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें आई करंट चल रहा है और जो एल लेंथ का है, ठीक है, एल लेंथ का है, वो किसी फील्ड में रख दिया जाए, किसी बाहर से कोई फील्ड आई है ना, उसमें इसको रख दिया, तो फोर्स जो होती है वो होती है बिल साइन थीटा। याद रखना, बिल साइन थीटा। और इसको वेक्टोरियली कैसे लिखते हैं? वेक्टोरियली लिखते हैं, देखो ध्यान से, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, ठीक है। यही तरीका है इसको लिखने का। बाकी आप देख सकते हो कि फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है बी पर, फिर डिपेंड कर रही है आई पर, फिर डिपेंड कर रही है एल पर, फिर डिपेंड कर रही है साइन थीटा पर। ये थीटा कौन है? ये एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट यानी कि आइडियल है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड है, एंड बी, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ। करंट किधर बह रहा है? इधर। आजा भाई आजा, आजा, फिर से खोपरा रूल लगाएं। आइडियल इधर है, बी अंदर है, आइडियल क्रॉस बी, ये देख, आइडियल क्रॉस बी, तो डीएल इधर है, बी इधर है। बेटा करंट की दिशा में ही डीएल लेना है, ये हम कई बार कर चुके हैं। डीएल जो है वो करंट की दिशा में ही लेना है, और बी अंदर की तरफ फोर्स लग रही है ऊपर, यानी इस वायर पर ऊपर की तरफ फोर्स आएगी, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी। A straight wire of mass 200 grams and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air. कह रहे भाई वायर जो है बीच में अटकी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अटकी रह गई? मुझे बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि अटकी रह गई? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब नीचे लगने वाली mg, कौन लगाता है mg? अर्थ लगाती है बेटा, वेट फोर्स है ना, और ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स वायर पर इक्वल हो जाएं, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वेट के बराबर हो जाए। ये फोर्स कितनी होती है? ये होती है बिल साइन थीटा, हाँ या ना बोलो। और वेट होता है mg। बात सही है कि नहीं? ठीक है, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये बी पूछ रहा है भाई। तो बी पूछ रहा है, बाकी सबको नीचे ले जाओ। ऊपर कौन है? mg है, नीचे कौन है? IL साइन थीटा है। आई करंट होता है ना। अच्छा, मास बताओ कितना है? मास है 200 ग्राम।
200 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज कर ले भाई, 1000 से डिवाइड कर दिया, और जी भी 10 ले लो ना, क्या दिक्कत है। करंट कितना बह रहा है, करंट 2 एम्पियर बह रहा है। लेंथ कितनी है वायर की, 1.5 मीटर है। साइन का एंगल क्या लोगे बेटा, सोचना ही नहीं है, साइन 90 ही लेना है आपको, है ना। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब साइन 90 होगा, फील्ड अंदर ही जा रही होगी ना, तभी तो ऊपर की तरफ फोर्स है, तभी तो ये दोनों कटेंगे, तभी तो लटकी हुई है, इक्वल होगी तभी तो कटेगी, तभी तो लटकेगी। बस कर दो सॉल्व अब। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 से ये 2 भी कट गया, तो क्या आया, 1/1.5 आया, मतलब 10/15 आया, मतलब 2/3 आया, मतलब 0.66 न्यूटन, न्यूटन नहीं टेस्ला, टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। 0.66 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार चेक कर लें जरा, ये देखो 0.65 ठीक है, तो अपना आंसर सही है। आगे चलते हैं भाई, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बनाई गई है, सुन लीजिए। यह है कि भाई 2 वायर्स हैं, एक में करंट I1 है, दूसरी में करंट I2 है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी R रखी गई है, ठीक है। तो आपको बताना है दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी क्या। पहली बात तो क्यों लगाएंगी, 2 पैरेलल वायर्स हैं, एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाएंगी, तो भाई इसलिए लगाएंगी, सुंदर बना देता हूं पहले तो मैं इस डायग्राम को। एक वायर ये और दूसरी वायर ये, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फील आए कि दोनों कैसे कैसे फोर्स लगा रही है एक दूसरे पर। देखो भाई सुनो, इसमें भी करंट जा रिया है ऊपर I1, इसमें भी करंट जा रिया है ऊपर I2, ठीक है। अब I1 करंट I2 पर कैसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है कि इस पे करंट जा रहा है ऊपर, कोबरा रूल, फील्ड कहां बनाएगा ये, अपने राइट साइड पे। कैसी बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी, यानी ग्रीन वाली वायर, ध्यान सुनना, ग्रीन वाली वायर यहां पे ग्रीन ग्रीन फील्ड बना रही है अंदर की तरफ, ग्रीन ग्रीन फील्ड बना रही है अंदर की तरफ, बात को समझो, है ना। ग्रीन वाली वायर ग्रीन ग्रीन फील्ड बना रही है अंदर की तरफ, तो क्रॉस में दिखा रहा हूं मैं उस फील्ड को, बात सही है, बात सही है, हां सर सही है। सिमिलरली येलो वाली वायर ग्रीन वाली वायर पर कोबरा रूल, दसरा देखो बाहर की तरफ, उंगलियां मेरी बाहर की तरफ आ रही है तो बाहर की तरफ फील्ड बना रहा है ना भाई। तो येलो येलो फील्ड, येलो येलो वायर बाहर की तरफ बन रही है, डॉट्स बना रहा हूं मैं, है ना, डॉट्स बनते हैं ना भाई, डॉट्स का मतलब होता है बाहर की तरफ फील्ड आना। तो यहां से कैसी फील्ड आ रही है, बाहर की तरफ फील्ड आ रही है, बात सही है। दोनों दिख गया आपको। अब देखो क्या होगा, ये वाली जो फील्ड है ग्रीन वाली, वो येलो वाले के लिए एक्सटर्नल है, और येलो वाली फील्ड ग्रीन वाली वायर के लिए एक्सटर्नल है। तो फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी। कैसे, आइडियल क्रॉस बी फोर्स होता है, आइडियल क्रॉस बी, है ना भाई। तो डीएल क्रॉस बी करना आपको, आओ करते हैं। सबसे पहले इस पर आ जाओ, आइडियल ऐसे है, डीएल क्रॉस बी करना, आइडियल ऐसे है, बी अंदर है, अंगूठा इधर आ गया, यानी इसने जो फोर्स लगाई भाई, ग्रीन वाली वायर ने ग्रीन कलर की फोर्स इस तरफ लगाई। सिमिलरली इसका आइडियल ऐसे है, ऊपर करंट जा रहा ना, आइडियल ऐसे है, और बी बाहर आ रहा है, तो इसने फोर्स ऐसे लगाई, यानी येलो वाली वायर ने ग्रीन वाली वायर पर येलो फोर्स ऐसे लगाई। बोलो भाई दोनों ने एक दूसरे पर कैसी फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगाई। दोनों ने एक दूसरे पर कैसी लगाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगाई। और अगर कोई भी करंट उल्टा कर देते, एक ही करना दोनों में से, ये ना हो कि दोनों उल्टे कर दो फिर अट्रैक्टिंग लगाने लगेंगी, है ना। तो एक करंट उल्टा कर दो, यानी एक में करंट जाने दो, दूसरी से करंट आने दो, ये रिपल्सिव लगाती है एक दूसरे पर, समझ गए ना। जब सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो हग कर लेंगी, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगी, ठीक जी। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। यहां पर बीच में डिस्टेंस हम स्मॉल आर ले लेते हैं दोनों के बीच का, ठीक है। और अब फोर्स लिखनी शुरू करते हैं, लिखें, आओ बेटा। फोर्स होता है आई डीएल क्रॉस बी, पूरा पूरा खोलेंगे इसको, है ना। तो आई एल बी साइन थीटा, यही आता है, आई एल बी साइन थीटा, बढ़िया। आप मुझे बताओ फोर्स किसकी देख रहे हो, सर 1 की देख रहे हैं 2 पर, तो हम इसे लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1 ने लगाई 2 पर, ठीक है, ये देख रहे हैं। अच्छा, अगर 1 ने 2 पर लगाई तो 2 पर फोर्स देख रहे हैं हम, 1 ने 2 पर लगाई तो 2 पर देख रहे हैं, हां। तो 2 में करंट कितना बह रहा है, सर करंट बह रहा है I2, ओके ओके, करंट बह रहा है I2, सही है।
अच्छा, कुछ लेंथ होगी इसकी, वो लेंथ अपने को नहीं पता है ना, हम कुछ भी अभी एल ले लेते हैं, ऐसे ही कोई भी लेंथ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे सर? मैग्नेटिक फील्ड तो ग्रीन वाली लेंगे। ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन लेके आया सर? ग्रीन वाली वायर लेके आया। तो इस वाली वायर ने यहां पे कितनी फील्ड बनाई है? ग्रीन वाली वायर ने आर डिस्टेंस पे कितनी फील्ड बनाई है सर? ये फील्ड बनाई है म्यू नॉट I1 बाय 2πr, और साइन तो सर 90 है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है सर। एल को ले जाओ डिवाइड में, असल में ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल करके आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरी वाली फोर्स भी निकालोगे ना, यानी ये इस पर कितनी लगा रही है, यानी कि ये फोर्स लगी है F2,1, ये फोर्स आएगी F1,2, वो भी इतनी ही आएगी। ये देखो F1,2 भी ऐसी आएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr डिवाइड बाय एल। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। यहां से यही निष्कर्ष निकलता है, यहां से यही कंक्लूजन निकलता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सेम फॉर बोथ द वायर्स। और बेटा यहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बनती है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन पता क्या है? वो ये है कि मान लो एक वायर में करंट 1 एम्पियर जा रहा, दूसरी वायर में भी करंट 1 एम्पियर जा रहा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या है? 1 मीटर है। मुझे बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा सर? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr, यही है, ठीक। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो, 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है सर, बहुत बढ़िया। I1 कितना है सर? 1 एम्पियर। I2 कितना सर? 1 एम्पियर है, डिवाइड बाय 2π। R कितना है सर? 1 मीटर है। 1 1 1 हो गया, पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली गई है, चेक करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो मेरे साथ साथ, ये कैलकुलेशन समझ में आई ना? बहुत सिंपल है, 1 मीटर 1 एम्पियर है और 1 मीटर की दूरी है, ठीक है। एक बार मेरे साथ आप डेफिनेशन पढ़ो। लिखा है 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेडी करंट। 1 एम्पियर उसको बोलते हैं विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग वायर्स, दोनों में बह रहा हो वो, ठीक है, और वो दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखी हो और प्रोड्यूस करती हो फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। भाई आ रहा, देखो ये चेक करो, ये वैल्यू चेक करो, मैच करो, हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसी को 1 एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से दी है कि भाई दो वायर्स में 1 एम्पियर करंट हम तब मानेंगे जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर होगी और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इतनी लगाएगी। टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात है बेटा, क्या बोले, ऐसा ही है ठीक है। आइए टॉर्क पर चलते हैं। देखो बेटा, कभी भी आप किसी लूप को फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगनी चालू हो जाती है। कैसे सर, टॉर्क कैसे लगती है? समझाएंगे समझाएंगे। देखो देखो, इस बात को ध्यान से समझना। इमेजिन करो कि इसके अंदर करंट बह रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? इस तरीके से क्या चल रहा है? इसमें करंट चल रहा है, ठीक, बढ़िया। फील्ड कैसी है सर? फील्ड ऐसी है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। हम फोर्स कैसे निकालते हैं सर? डीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी, यही फोर्स होता है, आईडीएल क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस बी करना है। डीएल मतलब करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। तो आओ डीएल क्रॉस बी करके दिखाता हूं आपको। देखो ये डीएल है, ध्यान से देखना, मेरी उंगलियां कैसे जा रही हैं, ये डीएल है, और बी कैसा है? ऐसा है, अंगूठा आ रहा नीचे, फोर्स नीचे लग रही है। चेक किया आपने? फिर से दिखाऊं, ये आईडीएल, ठीक है, ये आईडीएल, ये बी, फोर्स कहां आ रही है? नीचे। इधर देखो, ये आईडीएल, ये आईडीएल और ये बी, बी इस तरफ है ना, आईडीएल इधर, बी इधर, आईडीएल इधर, बी इधर, तो अंगूठा कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। आप एक चीज बताओ, अगर एक ही लूप पर, ये मेरा हाथ समझ लो लूप है, एक ही लूप पर एक साइड पर ऐसे फोर्स और दूसरी साइड पर ऐसे फोर्स लगेगी तो वो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? बताओ ना यार, पलटेगा कि नहीं पलटेगा? पलटेगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, इस एंड पर ऊपर की तरफ फोर्स है, इस एंड पर नीचे की तरफ फोर्स है, तो अगले ही सेकंड क्या होने वाला है? ये ठक करके ऐसे पलटने वाला है, ठक ऐसे पलट जाएगा ये, हाँ या ना बोलो।
कुछ ऐसा ही होगा नहीं होगा, बस ये बात है। तो टॉर्क है, तो टॉर्क है, समझ गए ना। आ जाओ, इसी को यूज करेंगे हम लोग कहां पर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अभी गैल्वेनोमीटर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका प्रिंसिपल यही है, एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया जाता है अंदर। ये देखो, ये करंट कैरिंग कॉइल ही है, ठीक है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द करंट डिपेंडेंट टॉर्क, ठीक है ना। तो इस पर टॉर्क लगेगी और टॉर्क लगेगी तो ये घूमेगा, ठीक है। विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन, कुछ डिफ्लेक्शन देखने में आएगी। उसके साथ फिर सुई जोड़ दी जाती है। जब ये घूमता ना, इसके सुई जोड़ देते हैं, सुई जो है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। आप बात को समझे, इसमें करंट पास किया भाई, गैल्वेनोमीटर करता क्या है, करंट को नापता है ना। तो इसमें करंट पास किया, ये घूमना चालू हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी, मैग्नेटिक फोर्स लगी। ये घूमा, सुई भी घूमी, करंट नप गया। ऐसे करंट नपता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ पार्ट समझो क्या है। सबसे ऊपर एक टॉर्जनल हेड लगा रखा है। इसका क्या काम है सर, इस टॉर्जनल हेड का क्या काम है, ये ना नीचे वाली जो वायर है उसको पकड़ के रखता है, अटका के रखता है उसको। ये खुद नहीं घूमेगा, लेकिन वायर घूमेगी, वायर ट्विस्ट होती जाएगी, है ना। आपने चोटी देखी है ना, मम्मी जैसे चोटी करती है तो वो ट्विस्ट हो जाती है। ऐसे ये वायर जब जब ये कॉइल घूमेगा ना, ये ऊपर से ट्विस्ट होती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, और ये टॉर्क बनाएगी। कैसी टॉर्क, वापस लाने वाली टॉर्क। भाई देखो ना, जब कोई चीज गोल 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 घूमती है तो वो उल्टा भी घूमती है। जैसे देखो, ये मान लो मेरे पास एक टी शर्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक टी शर्ट है भैया, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घुमाई, ऐसे घुमाई, ठीक है, और घुमाते हैं, और घुमाई, और घुमाई, और घुमाई, और घुमाई, और घुमाई, और मैं ऐसे छोड़ दूं तो देखो ये क्या हो रहा है, ये उल्टी घूमी कि नहीं घूमी। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क लगना। ये रीस्टोर करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, समझ गए ना। तो ये काम यहां पर इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, फिर नीचे देखो स्प्रिंग भी लगा हुआ है। लूप के दूसरी साइड देखो तो स्प्रिंग भी है। तो स्प्रिंग क्या काम करता है, अगेन घुमाने में हेल्प करेगा। एक बार वो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उल्टा घुमाने में हेल्प करेगा। तो ये बात है, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल भी लगे हुए हैं। अंदर एक अंदर एक कोर रखा हुआ है, उस कोर के ऊपर लपेटा गया है वायर को। अंदर जो कोर है उसके ऊपर वायर को लपेटा गया है, ताकि अच्छी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, कहानी पूरी समझना। देखो यहां पर जो कॉइल है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर वाले सिरे को देखो, ये ऊपर वाला सिरा है इसका। टॉप से देखना, ऐसे टॉप से, ठीक है। ये ऊपर वाला सिरा है, ठीक है। इस ऊपर वाले सिरे में करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना। और यहां पे करंट ऐसे है, इधर इसमें ऐसे करंट है, यहां पे ऐसे करंट है, यहां पे नीचे करंट है, ठीक है, और इधर ऐसे करंट है। ये वाली को छोड़ दो आप, बस ये ऊपर वाले को देखो, इसमें करंट क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फील्ड ऐसे है, बी देखो किस तरफ है, ऐसे, यहां भी ऐसी होगी, फील्ड थोड़ी चेंज होगी, फील्ड थोड़ी चेंज होगी, फील्ड तो ऐसी रहेगी, है ना। पर करंट ऊपर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी करना जरा। इस वायर पर, पीएस नाम की वायर पर डीएल क्रॉस बी फोर्स लग रही है अंदर, यानी ये वाली जो वायर है वो अंदर को धक्का खाएगी, और ये वाली जो वायर है वो बाहर को आएगी। तो ये ट्विस्ट करेगा ऐसे, ये ट्विस्ट करेगा ऐसे। मतलब अगर ऊपर से देखें, आप सिर्फ इस पीक्यू वायर को देखो तो एक फोर्स ऐसे लग रही है, पीक्यू वायर पर ही एक तरीके से इसके एक कोने पे फोर्स ऐसी है, दूसरे कोने पे फोर्स ऐसी है। और अब देखो इसी डायग्राम को ऊपर से ऐसा दिखा रखा है। ए डायग्राम देखा आपने, अब बी डायग्राम देखो। बी डायग्राम में ये जो है ना, ये पी क्यू ही है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। ये पी, ये क्यू, एक फोर्स ऐसी, दूसरी फोर्स ऐसी दिख रही है आपको, है ना। एक फोर्स ऐसे, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है इसके ऊपर, इसको घुमाने के लिए होगा ही होगा ऐसा, है ना। तो टॉर्क होती क्या है, आओ आओ टॉर्क को डिराइव करते हैं। टॉर्क होती क्या है भाई, टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ, है ना। या फिर इसको आप लिखते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी लिखा जाता है टॉर्क को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप मुझे बताओ, अगर ये ए डिस्टेंस है, हमने ये ए लेंथ ली है, सुनना ध्यान से, अगर ये ए लिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, दिस इज थीटा। तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ये ए है तो ये क्या होगा, ए साइन थीटा, दिस इज ए परपेंडिकुलर,
डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो फोर्स तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा a sin थीटा, बात को समझो, है ना। एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट बिल sin 90। बेटा ये sin थीटा अलग है, और इस फोर्स का जो बिल sin 90 आएगा वो sin 90 होके 1 हो चुका है, तो यहां पर सीधे सीधे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, बिल लिखना पड़ेगा, बिल BIL sin 90 मैं लिख ही देता हूं चलो, और a sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे आपको, पूरा खोल के लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये फोर्स है ना बेटा जो कि लेंथ पर लगती है, तो BIL sin 90 a sin थीटा, सही है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, B तो B है, हां सर, I तो I है, हां सर, इस लेंथ को भी हमने कुछ लिया होगा, अगर इसे A लिया है तो शायद इसको B लिया होगा, ठीक है ना। मैंने ये पूरा पढ़ा नहीं है ना, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ये अगर A है, किताबों में ऐसा ही होता है, A अगर ये लेंथ ली है तो ये लेंथ आपको स्मॉल b ले रखी होगी, तो दिस लेंथ इज नथिंग बट स्मॉल b, sin 91 हो गया, sin 91 हो गया, और a sin थीटा भी जीवित है, a sin थीटा भी जिंदा है, ठीक है। तो इसको हम पूरा पूरा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b i, और a इंटू बी क्या होगा बेटा, बोलो, a इंटू बी, a क्या है ये लेंथ, b क्या है ये लेंथ, a इंटू बी करेंगे एरिया आ जाएगा, यानी ये एरिया है, ये एरिया है, और साथ में क्या है भाई, साइन थीटा है। अच्छा, ये तो बात हो गई सिंगल टर्न की, अगर ये एक ही टर्न होता तो एक टर्न होता है क्या, नहीं, ये देखो कितने टर्न्स हैं, ये देखो कितने टर्न मार रहे, यहां देखो कितने टर्न्स है, देखो एक टर्न थोड़ी ना होता है, एन टर्न्स होते हैं, फॉर एन टर्न्स यहां पर आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये एन आई ए बी साइन थीटा, अदरवाइज मैं तो इसको याद करता हूं, बीना साइन थीटा टॉर्क होती है, बीना साइन थीटा टॉर्क होती है, बीना साइन थीटा टॉर्क होती है ना। और 90 डिग्री पर अगर होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी NIBA, मैक्सिमम टॉर्क जो आएगी वो बीना ही आएगी। अगर मैं यहां पे बोलूं कि टाउ मैक्स कितना है, तो आप साइन को 90 डाल दोगे तो ये बीना निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम टॉर्क विल बी बीना, अदरवाइज एक्चुअल टॉर्क जो आनी चाहिए वो बीना साइन थीटा, समझ गए। मैंने यहां पर एक छोटी सी डेरिवेशन करके आपको बताया, ठीक है ना। यहां देखो लिखा हुआ हेयर थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पोजीशंस। अब यहां पर एक क्या चीज है पता है, यहां पर एक स्पेशल चीज ये है कि टॉर्क हमेशा मैक्सिमम ही लगती है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप एक बार शेप देखो जरा कैसी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है ना वो रेडियल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना। ये जब भी फील्ड निकालेंगे ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे, यानी इनकी जो फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ वाली वो ऐसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही चलेगी, ठीक है जी। इधर भी ऐसा ही है, नॉर्थ से साउथ हमेशा रेडियल, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो हमेशा 90 मिलेगा, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो साइन विल बी 90, ठीक जी। अब भैया जैसा कि अपन ने समझा कि टॉर्क जो है वो हमेशा ही यहां पर बीना रहती है, क्योंकि हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के चलते साइन 90 ही आता है, तो मैक्सिमम टॉर्क ही हमेशा लगती है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर टॉर्क लग करके कॉइल घूम गया, तो जैसा मैंने अभी आपको टी शर्ट घुमा घुमा के दिखाया था कि कॉइल को उल्टा भी घूमना पड़ता है, तो उल्टा घूमने वाली टॉर्क को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो हमेशा डिपेंड करती है इस पर, थीटा पर। थीटा क्यों, क्योंकि जितना आपने उसको गोल घुमाया, कितना एंगल वो ट्विस्ट हुआ है, उतना ही एंगल वो उल्टा ट्विस्ट होगा, बात समझ रहे हो ना। जितना थीटा ऐसे घुमा है उतना ही थीटा उल्टा घूमेगा, तो ये थीटा पे डिपेंड करती है। के एक कांस्टेंट है, हाँ आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, वैसे इसको टॉर्जनल कांस्टेंट बोलना चाहिए, ठीक है ना। फॉस्फर ब्रॉन्ज लेते हैं वायर को, आपने पीछे देखा होगा लिखा हुआ फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो उसका टॉर्जनल कांस्टेंट अच्छा होता है, तो दिस इज टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है ना। अब दोनों हैं तो टॉर्क की, एक ने घुमाया दूसरे ने उल्टा घुमाया, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब इक्विलिब्रियम बनेगा, समझ गए ना। तो इसलिए यह लिखा जाता है बीना इज इक्वल टू के थीटा, बीना बराबर के थीटा, ठीक है जी। तो देखो बीना इज इक्वल टू के थीटा में के निकाल रखा है ना, और इसमें से बहुत सारी और चीजें भी निकाली जाती है, जैसे करंट सेंसिटिविटी निकाली जाती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाली जाती है, सब कुछ इसी में से निकाला जाएगा, ठीक है। तो बीना इज इक्वल टू के थीटा इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप,
ठीक है, जिसमें हम बहुत कुछ अभी और निकालने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा अभी मैं क्या क्या निकलता है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर निकलती है वो है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। वो कैसे आता है, इसको छोड़ो, आप यहां देखो, देखो बीना बराबर किसके है, के थीटा के, सही है। आप एक काम करो, आई के नीचे थीटा ले जाओ, ले आए सर आई के नीचे थीटा, तो के नीचे बी एन ए लेके जाना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, बी एन ए के नीचे ले गए, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, आई बाय थीटा, मतलब कितने थीटा पर कितना करंट है, पढ़ सकते हो आप। इट इज डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, कितने करंट ने कितना डिफ्लेक्शन लेके आया, ठीक है ना। तो इसको आई बाय थीटा को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरीके से दो टर्म्स और सिखाई जाती हैं, वो होती है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, ये रेसिप्रोकल है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है। वो क्या था, वो था आई बाय थीटा, ये है थीटा बाय आई। यहां पे अल्फा लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो थीटा बाई क्या आ गया, एनबीए बाय क्या आ गया, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि पर एम्पियर कितनी डिफ्लेक्शन लेके आ पा रहे हो, पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा कि भाई पर यूनिट वोल्टेज कितना थीटा चेंज करवा पा रहे हो, कितना अल्फा या कितना थीटा चेंज करवा पा रहे हो, तो वो एनबीए बाय के आर लिख लिया जाएगा। आर क्यों आ गया, अरे रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू आई आर है, देखो करंट था ना, ये करंट था ना, तो V की जगह पर आई आर लिख सकते हैं ना, तो बस ये आपकी करंट सेंसिटिविटी है। तो एनबीए बाय के आ गया, बगल में ये आर जो है वो पड़ा रह गया, बगल में आर पड़ा रह गया, समझ गए ना। तो इतना समझो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर होती है। ये सारा करंट सेंसिटिविटी तो है, एनबीए बाय के क्या है, करंट सेंसिटिविटी है, डिवाइड बाय आर कर दिया, ठीक है जी। तो यहां भी लिखा हुआ देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से करनी है आपको। लो जी, एक क्वेश्चन और लो, कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया दिया हुआ है, ओके, कह रहा है 60 टर्न्स हैं, इज पाइवटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, द कॉइल इज इन रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड दे रखा है 90 गॉस, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है भाई, सीजीएस यूनिट है ये, ठीक है, टेस्ला एसआई यूनिट है, गॉस सीजीएस यूनिट है। कह रहा व्हाट इज द टॉर्जनल कांस्टेंट, यानी के निकालना है आपको, ऑफ द हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द कॉइल इफ अ करंट ऑफ 0.2 मिली एंपियर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सीधा सीधा ये लगाना है, बीना इज इक्वल टू के थीटा, बस के निकालना है तो बीना बटा थीटा करना पड़ेगा, हाँ या ना बोल दो, बीना बटा थीटा। बी कितना है, कहां है भाई, 90 गॉस, ठीक है ना। अच्छा, यहां से हम एक गॉस अगर निकालें, 1 गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर, तो 90 गॉस कितना होगा, 90 इंटू 10 की पावर -4। करंट है, कहां है भाई करंट, करंट करंट करंट, ये रहा 0.2 मिली एंपियर, तो 0.2 मिली होता है 10 की पावर -3, टर्न्स कितने हैं 60, एरिया डिवाइड बाय 18 डिग्री। अब भैया देखो, रेडियन में लेके आना है डिग्री को, ऐसे डिग्री 18 नहीं पुट कर देनी बेटा, रेडियन में लेके आना है, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, सीखो इस चीज को। तो 18 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 इंटू 18, तो पाई बाय 10, पाई बाय 10 रेडियन, बस यहां पे पाई बाय 10 पुट कर दो, कहानी खत्म। इसे सॉल्व कर ले बेटा, तेरा आंसर आ जाएगा, ये देख यही कर रखा है, ठीक है ना। अच्छा, ये डिग्री में ही निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में भी निकाल सकते हो, रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बाकी सब वैसे का वैसा ही है, देखो, ठीक है। ये देखो गॉस को चेंज कर रखा है टेस्ला में 10 की पावर -4, है ना, क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कह रहा था कॉइल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया, इतना एरिया दिया हुआ है, इट इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिखा जाता है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट होती है, आगे जाके पढ़ेंगे 6 चैप्टर में। कह रहा टॉर्जनल कांस्टेंट भी दिया हुआ है जी इतना, और डिग्री में दिया हुआ, बढ़िया बात है। कह रहा फाइंड इट्स करंट सेंसिटिविटी इन डिग्री पर मिक्रो एम्पियर, डिग्री पर माइक्रो एम्पियर निकालना आपको, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है
कि करंट सेंसिटिविटी फाइंड करो। ओके, करंट सेंसिटिविटी होती है NBA/K, यस और नो, यही होती है ना। बस एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं कि यहां पे नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं सही, 1 ले लेते हैं। बी दिया हुआ है क्या, हाँ ये रहा बी, ये रहा 2 × 10 की पावर -2। एरिया दिया हुआ है, हाँ 5 × 10 की पावर -2, डिवाइड बाय के दिया हुआ है, हाँ जी 4 × 10 की पावर -9। इसे सॉल्व अगर आप करोगे, ठीक है, ठीक है जी, तो आंसर ये देखो NBA/K है ना, 1 टर्न है, एक ही टर्न लिया, ए और बी ले लिया, ए ले लिया और के ले लिया, सारी चीजें ले ली, ठीक है ना। पर ये बोल रहा है पर माइक्रो एम्पियर में निकालना है, तो एंड में बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। तो फाइनली आपने पर माइक्रो एम्पियर के चक्कर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर -6 से, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ 1 एम्पियर 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है, तो आपको एंड में डिवाइड करना पड़ेगा उससे, बस बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। कह रहा है भैया करंट सेंसिटिविटी को 50% से बढ़ाने के लिए हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा के नई वाली जो रेजिस्टेंस थी वो दुगनी कर दी। देखो क्या किया है, मैं आपको समझाता हूं। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब नई करंट सेंसिटिविटी जो है वो 50% और बढ़ गई है, मतलब वो 3/2 ऑफ IS हो गई है ना। और नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमने रेजिस्टेंस को दुगना कर दिया। तो पहले अगर वो आर ली थी, ये देखो यहां पे आर ली थी, तो यहां पे क्या ले ली, 2R ले ली। ध्यान से देखो, यहां आर थी तो यहां क्या है 2R है, और IS डैश जो है वो आपका 3/2S है, ठीक है। काट दिया तो 0.75 आ गया, यानी कि 75% रह जाएगी अपनी इनिशियल वैल्यू के। जो भी उसकी पहले वैल्यू थी उसका 0.75 ही रह जाएगा, यानी कि 75% ही रह जाएगा, 25% खत्म, वोल्टेज सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो डिक्रीज हो जाएगी वो, ठीक। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आ जाओ। क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ नीचे एक छोटी सी शंट लगा दी जाती है बेटा, इसको S से डिनोट कर देते हैं। शंट असल में क्या होता है, एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, वो लगा दी जाती है पैरेलल में। क्यों लेकिन, इसीलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है। बोले ये कौन सा तरीका है एमीटर बनाने का, बोले यही तरीका है। कैसे भाई, एमीटर वो होता है जो बड़े से बड़ा करंट नाप ले, पर गैल्वेनोमीटर के बस की नहीं है बड़ा करंट नापना, वो छोटा ही करंट नापता है। तो क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को तो छोटा ही करंट देते हैं, बाकी सारा करंट नीचे से निकाल दिया जाता है। मतलब ऐसे समझो, मान लो कि पीछे से आ रहा था 1 एम्पियर का करंट, ठीक है, पर गैल्वेनोमीटर के अंदर 0.1 एम्पियर ही भेजा जाएगा, बाकी 9.9 एम्पियर जो है वो नीचे से निकलता है। ये कहानी है, समझे ना। तो अब गैल्वेनोमीटर बेचारे को क्या पता, उसको तो 0.1 ही मिल रहा है, तो वो सुई 0.1 की तरफ घुमाता है ना। लेकिन हम बहुत शाणे हैं, हम क्या करते हैं, वहां से 0.1 मिटा करके ना 1 लिख देते हैं, लो जी बन गया मीटर। ऐसे बनता है मीटर, समझ गए ना भाई। उसकी सुई जो घूमी है वो तो 0.1 के हिसाब से घूमी है, हमने 0.1 वहां से मिटा के वहां 1 छाप दिया। देख रहे हो क्या धोखाधड़ी चल रही है ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने मान लो करंट बढ़ा के 2 एम्पियर कर दिया, तो इसमें से 0.2 एम्पियर ही जाएगा, बाकी सारा कितना 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 19.8, हाँ 19.8 एम्पियर नीचे से ही जाएगा, 0.2 ही ऊपर से जाएगा। तो सुई घूमेगी 0.2 की तरफ, 0.2 के हिसाब से, है ना। सुई घूमेगी 0.2 के हिसाब से, हम मिटा के वहां पे 2 एम्पियर लिख देंगे, हम वहां रब करेंगे, घिसेंगे और वहां 2 एम्पियर लिख देंगे। इस तरीके से धोखाधड़ी और ये जो काला बाजारी है इसका जो प्रचार है वो जोरों शोरों पर चल रहा है बेटा, ठीक है ना। सच्चाई यही है, ऐसे ही बनता है मीटर एक्चुअली में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही नाप सकता है भाई करंट को। तो गैल्वेनोमीटर का यूज करके अगर एमीटर बनाना है आपको, तो नीचे एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, समझ गए ना। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे आएंगी, कैलकुलेशंस कुछ ऐसे आएंगी भाई, पीछे जो करंट होगा वो आपका मेन करंट होगा, ठीक है ना। बाकी इसमें से जो करंट जाएगा, मैं यहां पे दोबारा बनाता हूं इसको, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा उसे बोलते हैं IG,
और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसे बोलेंगे आरजी। पैरेलल में लगा रखी है शंट, और जो इसमें करंट जाएगा, क्योंकि पीछे से आई आया था, यहां से आईजी जाएगा, तो यहां से जाएगा आई माइनस आईजी। समझ रहे हो ना? शंट में से जाएगा आई माइनस आईजी, ऊपर से जाएगा आईजी। बस हो गया काम, हो गया काम। वोल्टेज दोनों में सेम होगी, पैरेलल में है ना, तो वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर पे गिरेगी वही वोल्टेज शंट पे गिरेगी। यस और नो? ओम्स लॉ लगा दे बेटा। गैल्वेनोमीटर के लिए क्या करेगा? आईजी आरजी। शंट के लिए क्या करेगा? आई माइनस आईजी इनटू में आरएस। ये शंट की रेजिस्टेंस है, तो यहां से आप शंट की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना? आईजी आरजी डिवाइड बाय आईजी आरजी डिवाइड बाय आई माइनस आईजी। ये शंट की रेजिस्टेंस ऐसे निकल करके आती है। ठीक है, यही मोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि शंट की रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, सिमिलरली गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। उसमें भी ऐसी होशियारी दिखाई जाती है, कामचोरी दिखाई जाती है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देते हैं खतरनाक बड़ी सी रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, खतरनाक सी। ठीक है, अच्छा, आपको पता है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में काम करता है, हाँ या ना? हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा, यानी कि वोल्टमीटर खुद किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ा हुआ होगा। बात सही है ना? इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं कि भाई आपको यहां पर वोल्टेज नापनी है, तभी तो वोल्टमीटर ऐसे पैरेलल में लगता है ना ऊपर से। तो ये वोल्टमीटर, ये पूरा वोल्टमीटर है, दिस कंप्लीट थिंग इज वोल्टमीटर। ये पूरा वोल्टमीटर है, जैसे ये पूरा एमीटर था, है ना? जैसे ये पूरा एमीटर था, ये पूरा ही एमीटर था, ऐसे ये पूरा ही वोल्टमीटर है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या चलेगी, सुनो। होगा क्या? पीछे से करंट आएगा आई, इसमें तो आईजी ही घुसेगा, और इसकी अपनी रेजिस्टेंस है आरजी। बोलो सही है? नीचे कितना जाएगा सर? नीचे जाएगा आई माइनस आईजी। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। अब क्या होगा? सुनो, यहां पर मोटी रेजिस्टेंस क्यों लगाई? मेन सवाल यही बनता है ना कि यहां पर आपने बड़ी रेजिस्टेंस क्यों लगाई? बड़ी रेजिस्टेंस यहां पर इसलिए लगाई ताकि यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा आ जाए। मान लो कि इस पर टोटल वोल्टेज गिरनी है 10 वोल्ट। इमेजिन करना, इस पर टोटल वोल्टेज कितनी गिरनी है? 10 वोल्ट गिरनी है ना? तो 10 में से भैया 9 यहां गिर जाए, मैं तो ये चाहता हूं दिल से। क्यों? इस पर क्यों ना गिरे? इस पर गिरे तो बस 1 वोल्ट गिरे। क्यों जी? कम क्यों गिरे? क्योंकि ये कम ही नाप पाएगा, इसके बस की भी नहीं है ज्यादा नापना भाई। बात को समझो, ये 9 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट के हिसाब से करंट देगा 0.1 एम्पियर। बात को समझना, करंट देगा 0.1 एम्पियर, लेकिन दे तो दे 0.1 एम्पियर, लेकिन हम मानेंगे ही नहीं कि वो करंट है। हम मिटा के लिख देंगे 10 वोल्ट। समझ गए ना? ये करते हैं, हम मिटा के लिख देंगे यहां पे 10 वोल्ट, बन गया वोल्ट मीटर। ये असल में नाप क्या रहा है? ये नाप करंट रहा है। ये नाप क्या रहा है? करंट नाप रहा है ना? वो भी कितना? जो भी मान लो 1 एम्पियर नाप रहा है ना? कितना नाप रहा है? मतलब मान लो नीचे से चला गया जितना मर्जी, यहां से कुछ कम ही जाएगा तो उतना ही नापेगा। समझ गए ना? अच्छा, कल को मान लो, आपको और एग्जांपल देके समझाता हूं। कल को मान लो ये अभी 10 थी, है ना? कल को ये 20 वोल्ट हो गई। यहां कितनी वोल्टेज गिरेगी सर? यहां गिरेगी 18 वोल्ट, तो यहां गिरेगी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट गिरी, थोड़ा सा ज्यादा करंट नापना चाहिए इसको, तो ये नापेगा बेचारा 0.2 एम्पियर। ये नापेगा 0.2 एम्पियर, हम घिस के लिख देंगे 20 वोल्ट नाप रहा है जी, चेक कर लो आप। तो इस तरीके से जो गैल्वेनोमीटर करंट नापता था, वो दुनिया को देखने के लिए वोल्ट मीटर वोल्टेज नाप रहा है, लेकिन वो अंदर से है गैल्वेनोमीटर। आप समझ गए ना? अंदर से वो क्या है? अंदर से वो एक गैल्वेनोमीटर ही है, वो करंट ही नाप रहा है, लेकिन हमने घिस करके वहां वोल्ट के वैल्यूज लिख दी। ये होता है कहानी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको? इसके अंदर पता है आपको कि करंट सेम रहेगा, है ना भाई? यहां की इक्वेशन वाले तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसमें जितना करंट जा रहा है उतना ही इसमें भी करंट जा रहा है। बात सही है? आपको ये आर निकालनी होती है बेसिकली, कि कितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस आपको रखना है कि यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप करवा दे। ठीक है ना? तो आप ये समझो करंट सेम रहेगा। करंट कहां सेम रहेगा? गैल्वेनोमीटर पर भी, और करंट सेम रहेगा इस बड़े से आर पर भी। और करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, V बाय आर होता है ना? तो इस पर कुछ V पड़ रहा है, VG,
बाय आर जी, और इस पर क्या होएगा, आई आर पे, इस पर कुछ वोल्टेज गिरेगा V माइनस वीजी, और इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी कैपिटल आर। बस ये कैपिटल आर यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो आप इसको थोड़ा इधर उधर जा करके अरेंज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता दिया, करंट यहां पे सेम रखना है, वोल्टेज यहां पे सेम रखनी है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। ठीक जी, आओ एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहे गैल्वेनोमीटर का कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी है, मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कभी भी ऐसा आ जाए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो मतलब इतना करंट टोटल वो नापना चाहता है 3 मिली एंपियर, पर वो फुल डिफ्लेक्शन देगा। कह रहा हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू 18 वोल्ट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज वो नापना चाहता है 18 वोल्ट की। समझ गए ना? फॉर्मूला आपने अभी देखा ही था, ये वाला है ना, ये यही वाला फॉर्मूला बेटा, और कोई नहीं है, यही वाला फॉर्मूला, इसी को अरेंज किया गया है ऐसा, इसी को अरेंज किया गया है ऐसा। ठीक है ना? क्या है, V बाय आई जी माइनस आर जी। आप चाहें तो यही याद रखो, आप चाहो तो यही याद रखो। ठीक है, R बराबर V बाय आई जी माइनस आर जी। V कितना है, जो उसको टोटल वोल्टेज नापनी है, कितनी नापनी है, 18 नापनी है ना, 18 नापनी है, तो 18 यहां रख दो। नीचे करंट कितना गैल्वेनोमीटर खा सकता है, गैल्वेनोमीटर के बस की कितना करंट खाना है, वो IG है। वो कहां पे है, ये रहा 3 मिली एंपियर। 3 मिली एंपियर यहां पे डिवाइड में रखो, माइनस ऑफ आरजी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है वो यहां रखो, खत्म हो गया, हो गया भाई, हो गया। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो, इसमें एमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। टोटल करंट जो नाप सकता है एमीटर, हम चाहते हैं कि वो नापे, वो 6 एंपियर है, हम चाहते हैं कि वो 6 एंपियर नापे। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है गैल्वेनोमीटर की, और मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है 4 मिली एंपियर के लिए। आप देख रहे हो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा छोटा करंट नापता है मिली एंपियर में, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई 6 एंपियर करंट दे। हमें कोई मिली मुली में बात नहीं करनी, हमें तो बहुत तगड़ा करंट चाहिए 6 एंपियर। वो कैसे देगा सोच, तो ये बात यहां पर हो रही है ना। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो कैसे करते हैं भाई, आपने देखा था अभी अभी पीछे कि हमने एक शंट निकाली थी, ये रही RS, है ना, IG RG अपॉन में I माइनस IG, है ना। तो हम ये शंट निकालेंगे, IG RG अपॉन में I माइनस IG। ठीक है, IG कितना है, IG क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर करंट खा सकता है, वो कितना है, 4 मिली एंपियर है। तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितनी है, बोल रहे 15 है, डिवाइड बाय I कितना है, 6, तो 6 माइनस IG, 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है ना, इसको कैसे डिवाइड करके माइनस करोगे, देखो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.004, है ना। तो बस ये शंट रेजिस्टेंस क्या आ गई, 0.010, यानी कि 10 मिली ओम, बहुत छोटी शंट आती है। आपको पता है कि शंट वैसे भी छोटी ही होती है। ठीक है जी, तो बेटा जी जितने भी बच्चे आज इस लेक्चर के अंदर जुड़े, होपफुली आपकी चीजें सारी रिवाइज मैंने करवा दी है, और जितनी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट थी सब मैंने अपने हाथ से लिख करके करी है। आप देख सकते हो कि भाई टीचर की मेहनत यहां पर कितनी ज्यादा लगती है, जब मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर के आता हूं और सब चीजें अपने हाथ से लिख करके आपको देता हूं। ठीक है ना, तो बेटा आप लोगों को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। बेशक से ये नोट्स आप लोग जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, QR यहां पर है, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने कोई बहुत लंबे लेक्चर नहीं बनाए हैं, जितना हो सकता है मैंने अपने हाथ से लिख करके भी लेक्चर को बहुत लंबा नहीं रखा है, और जितने भी सवाल हो सकते थे वो भी मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो डिस्कस करे हैं। इसके अलावा आप सारे फॉर्मूले एक जगह पर जरूर लिख लीजिएगा, सारी डेरिवेशंस एक जगह पर जरूर लिख लीजिएगा, और आप लोग सैंपल पेपर्स अगर आपके पास हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास हो, तो वहां से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, है ना भाई। मुझे पता आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि सर हमारी क्लास 12th पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितनी हो पाएगी। अरे भैया कंप्लीट करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना, एक बार सिलेबस पूरा हो जाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मैं लाइव भी आऊंगा आपके साथ। ठीक है ना, इसी चैनल पर अपन लाइव भी मिलेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, टेंशन ना लो, अपना चैनल है, आप लोग जो डिमांड रखोगे वो डिमांड मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये लेक्चर आप लोगों को बहुत जल्दी मिल गया है, इसी रफ्तार से आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। तो प्लीज मेहनत आप लोगों को कम नहीं करनी है, मेहनत
लगातार उतनी ही रफ्तार से आप लोग को करती रहनी है। समझ गए ना बात को? ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले लेक्चर्स भी आप लोग पसंद करोगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर यानी अगला बम कौन सा फोड़ना है कमेंट सेक्शन के अंदर फोड़ देना, ठीक है। आई होप जो अगला चैप्टर है वो काफी छोटा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन मुझे पता है रे ऑप्टिक्स की डिमांड काफी ज्यादा थी, है ना। तो आप अगर ये चाहो कि हम एनसीईआरटी ऑर्डर में चले, फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ चैप्टर ही करवाऊं, तो आप लिख दो एनसीईआरटी ऑर्डर, ठीक है। जो कमेंट्स ज्यादा रहेंगे मैं वही आपको अगला लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। अगला लेक्चर मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है और मुझे 2 दिन लगेंगे कम से कम प्रिपेयर करने, तो जल्दी से मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में फटाफट खोल लूंगा, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप पूरा देख लेना उसको, मैं फटाफट से आपके कमेंट्स रीड करूंगा कि आप लोग की नेक्स्ट डिमांड क्या है। अगर आप कहोगे एनसीईआरटी ऑर्डर से चलना है तो कमेंट्स में एनसीईआरटी ऑर्डर लिख देना। अगर आप चाहोगे नहीं रे ऑप्टिक्स करा दो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट मांगोगे या ईएमआई मांगोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो उसमें बहुत सारी चीजें अभी और लगनी है। फिफ्थ चैप्टर में वो सीखना पड़ता है, सिक्स में सीखना पड़ता है, फिर जाकर के सेवंथ चैप्टर एसी समझ में आता है, एसी डायरेक्ट समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो फिर तो हम चलते हैं जिस ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी ऑर्डर में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी ऑर्डर नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि नहीं जी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूं कि इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है और मेहनत करवाने वाला भी है, तो मैं आपके लिए रे ऑप्टिक्स बना दूंगा, सही है। तो वरी नहीं करनी है आपको, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही ओपन है, आप लोगों को लिख देना है जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे। आपको चाहिए रे ऑप्टिक्स, लिख देना रे ऑप्टिक्स, आपको चाहिए एनसीईआरटी ऑर्डर, लिख देना एनसीईआरटी ऑर्डर, ठीक है ना। उसी में रे ऑप्टिक्स कभी ना कभी आ ही जाएगा, एक हफ्ते बाद आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आना तो डेफिनेटली सारे लेक्चर्स ही हैं, ठीक है। और समय से पहले हम लोग सिलेबस को पूरा करेंगे ताकि आप लोग के पास रिवीजन का भी टाइम रहे और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।